चैप्टर 461 स्ट्रेंज वर्ल्ड। रूम 309 में गैब्रियल ने कैजुअली सड़क की ओर तिरछी नजर डाली और अचानक जेना को देख लिया, जिसने खुद को एक फीमेल मर्सनरी के रूप में डिस्गाइज्ड किया हुआ था। वो एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर तेजी से खिड़की से पीछे हट गया, सेरेफीन को अपनी बाहों में थामे हुए। तभी जेना, जो किसी सोच में खोई हुई लग रही थी, हकीकत में वापस आई। इंस्टिंक्टिवली उसने 2 कदम पीछे लिए और इमारत के साए में घुल गई। जैसे ही उसके विचार दौड़ने लगे, उसके दिमाग में अफरा तफरी मच गई। क्या वो गैब्रियल है? मैं उसे फिर से देख रही हूं। क्या वो एक मॉन्स्टर में बदलकर हॉस्टल की ओर नहीं चला गया था? क्या यह हॉस्टल है? ऑबर्ज डू कॉक डोर ही हॉस्टल है? नहीं, असली ऑबर्ज डू कॉक डोर निश्चित रूप से हॉस्टल नहीं है, वरना सीएल और उस गुप्त ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनके कोड नेम्स टैरो कार्ड्स हैं, इसे बहुत पहले ढूंढ लिया होता। क्या ये ऑबर्ज डू कॉक डोर की कोई मिरर इमेज है या ये कहीं किसी का बनाया हुआ स्केच है? जेना ने पास मौजूद जानकारी के आधार पर जल्दी से अंदाजा लगाया। फिर भी और गहराई से सोचने पर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ थी। ऑबर्ज डू कॉक डोर में रूम 207 और 305 जैसा नेमिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। बुवार्ड की भविष्यवाणी के अनुसार वॉयसन सैमसन रूम 7 में था और पुआलिस डे रोकफोर्ट रूम 12 में। वे मेल नहीं खा रहे थे। जरूर कुछ अजीब है। जेना ने उस नकली ऑबर्ज डू कॉक डोर से अपनी नजरें हटाईं और अपने आसपास का जायजा लिया। उसने गौर किया कि ये जगह रू एनर्जी के बिल्कुल समान थी। इमारतें बिल्कुल सही कतार में थीं, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ टेढ़ी और कुछ खतरनाक तरीके से टिकी हुई, लेकिन सब मजबूती से खड़ी थीं। सड़क पर वेंडर्स मीटलोफ, विस्की सास और अन्य सामान बेच रहे थे। पैदल चलने वालों की भीड़ आ जा रही थी, जिससे एक चहल पहल वाला नजारा बना हुआ था। अगर उसने गैब्रियल को ना देखा होता और वो इस पूरे समय गिरती न रही होती, तो जेना को विश्वास हो जाता कि वो वापस सरफेस और रू एनर्जी पर लौट आई है। जैसे ही जेना ने पैदल चलने वालों और विक्रेताओं को ध्यान से देखा, ये साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ थी। उनके खाली हाव भाव और बार बार होने वाले मामूली बदलावों ने उन्हें एक डरावनी मैकेनिकल क्वालिटी दे दी थी। कई जाने पहचानी सूरतें सड़क के अंत में गायब होती हुई लग रही थीं, केवल फिर से प्रकट होने, कहीं से चक्कर लगाने और एक दोहराव वाले चक्र में रू एनर्जी के प्रवेश द्वार पर लौटने के लिए। ये वाकई नकली है, किसी विशाल स्टेज प्रोडक्शन की तरह। ज्यादातर लोग आसपास की इमारतों की तरह एक बैकड्रॉप का काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बैकड्रॉप ही है। जेना ने नज़ारे का विश्लेषण किया, उन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के साथ समानताएं ढूंढते हुए जिन्हें वो अच्छी तरह जानती थी, और जो कुछ वो देख रही थी उसे समझने की कोशिश करने लगी। फिर उसका ध्यान नकली ऑबर्ज डू कॉक डोर और रूम 207 की ओर गया। पर्दे खिंचे होने के कारण यह पता लगाना असंभव था कि लूमियन की कोई मिरर इमेज अंदर थी या नहीं। कुछ पल के चिंतन के बाद जेना ने नकली ऑबर्ज डू कॉक डोर में घुसने का रिस्क न लेने का फैसला किया। उसने सावधानी से इलाके की जांच करने का विकल्प चुना, ताकि पूरी स्थिति की एक समझ मिल सके और ये देखा जा सके कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। सड़क के किनारे सायों का पीछा करते हुए वो सावधानी से रू डे ब्लूज ब्लॉन्श की ओर बढ़ी। यहाँ का लेआउट और स्थिति ले मार्श डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन से मेल खाती थी। जेना को रू डे ब्लॉसेस ब्लॉन्श लौटने से पहले रास्ते की पहचान करने की मुश्किल से ही जरूरत पड़ी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसे तो ये भी संदेह होने लगा कि क्या उसका अपना असली मोहल्ला भी असली था। जेना सायों के बीच से आसमान की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। नीला आसमान, सफेद बादल, ढलता सूरज और उठता हुआ धुआं, ये सब असली लग रहा था। फिर भी इसने जेना को ये कंफर्म करने में मदद की कि ये असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट नहीं था। वो आधी रात को विल की तलाश में अंडरग्राउंड उतरी थी। क्या वो 12 घंटों से गायब हो सकती थी? 3 रू दे ब्लाउजेस ब्लॉन्श के सामने से जेना ने अपार्टमेंट 601 का जायजा लिया। लिविंग रूम की शीशे वाली खिड़की के पास उसने फ्रांका को देखा, जिसने एक ब्लाउज पहना था और हाथ में गहरे लाल रंग की शराब की बोतल पकड़ी हुई थी। उसके सुनहरे बाल एक चोटी में बंधे थे। फ्रांका के पीछे जेना ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई खुद को देखा, जो साफ सफाई में व्यस्त थी और कभी कभी खिड़की के नजारे से ओझल हो जाती थी। जेना हैरान नहीं थी, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वो और फ्रैंका निर्विवाद रूप से वहां मौजूद थीं। क्या ये वाकई मार्केट डिस्ट्रिक्ट का रिफ्लेक्शन है? जेना ने फ्रैंका को करीब से देखा और कंफर्म किया कि फ्रैंका अभी भी अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसके मिरर पर्सन होने की संभावना खत्म हो गई। इसी तरह अपार्टमेंट 601 में फ्रैंका और जेना दोनों के खाली हाव भाव बने रहे और वे बिना किसी बदलाव के पहले से तय रास्तों पर अपना जीवन जीती रहीं। सायों में छिपे रहकर जेना बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगी। ज्यादा अनुभव न होने के कारण उसने लूमियन की बातों और उन नाटकों से प्रेरणा लेने की कोशिश की जो उसने देखे थे। क्या मुझे बॉर्डर की ओर जाना चाहिए और इस नकली दुनिया के छोर की जांच करनी चाहिए?
चूंकि ये जगह मार्केट डिस्ट्रिक्ट की कम से कम रू एनार्शी और रू दे ब्लूजेस ब्लॉन्श की हूबहू नकल करती है, तो ये एक रिफ्लेक्शन जैसी लगती है। क्या मैं खास जगहों को ढूंढकर बाहर निकलने का रास्ता पा सकती हूँ? चर्च ने हमें हमेशा बताया है कि हम खतरे या दुर्घटना के समय कैथीड्रल में शरण ले सकते हैं। मुझे हैरानी है कि यहाँ एग्लीस सेंट रॉबर्ट कैसी दिखती है। क्या ये भगवान की सुरक्षा ढूंढती है या ब्लैक सन को मानती है? अगर ये वाकई ब्लैक सन है, तो ये पूरी तरह से एक अलग रेल्म है। जेना ने चुपके से एवेन्यू डू मार्श की ओर जाने और इस अजीब दुनिया में इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की एग्लीस सेंट रॉबर्ट की स्थिति को देखने का फैसला किया। उसने ध्यान रखा कि वो राहगीरों, निवासियों या अपना सामान बेचने वाले न्यूज बॉयज की नजरों में न आए। विभिन्न सायों के बीच से होते हुए वो सावधानी से एवेन्यू डू मार्श की ओर मुड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जेना की आंखें अचानक जम गईं। उसने कुछ अलग नोटिस किया। एवेन्यू डू मार्श पर साल दे बाल ब्रीज का कोई निशान नहीं था। जहां खाकी रंग की इमारत और खोपड़ी वाली मूर्ति होनी चाहिए थी, वहां केवल अभेद्य अंधेरा था। यहां तक कि आसमान से आने वाली सूरज की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। इस गहरे काले छेद जैसे नजारे में चमकीली लाल रेखाएं बारी बारी से धीरे धीरे उभर रही थीं और आसपास के माहौल में समा रही थीं। उनकी अंतिम मंजिल एक रहस्य बनी रही। इस जगह के बारे में सबसे अजीब बात साल दे बाल ब्रीज क्या है? सीएल ने जिक्र किया था कि साल दे बाल ब्रीज के नीचे कुछ प्राचीन और भयावह चीज है। जेना उस अंधेरे में घूरती रही। उसे महसूस हुआ कि यही इस समस्या की जड़ हो सकती है। खुद से बुदबुदाते हुए जेना सोचने लगी, क्या मैं उस अंधेरे में जाकर इस अजीब दुनिया को छोड़ पाऊंगी? लेकिन मुझे आभास है कि यह न केवल सुरक्षा की ओर नहीं ले जाता, बल्कि खतरे को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं बिना सोचे समझे अंदर नहीं जा सकती। जैसे ही ये विचार जेना के दिमाग में आए, वो अचानक एक शोर से चौंक गई। तेजी से उसने अपनी नजरें एवेन्यू डू मार्श के दूसरे छोर की ओर घुमाईं, जहां उसने हवा में मंडराती हुई कई अस्पष्ट आकृतियां देखीं, जिनसे हल्की चमक निकल रही थीं, और वे इंसानों के छिपने की हर मुमकिन जगह और साए की बारीकी से जांच कर रही थीं। वे अपने हाथों में कागजों का एक ढेर पकड़े हुए थे, जिसकी तुलना वे सड़क पर चलने वालों से कर रहे थे। ये सोचकर जेना का दिल घबरा गया। क्या इस दुनिया के मालिकों या पहरेदारों ने ऊपर गिरती हुई सुरंग का पता लगा लिया और शक किया कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस आया है, जिससे उन्होंने सघन तलाशी शुरू कर दी है? इन धुंधली आकृतियों की क्षमताओं के बारे में अनिश्चित होते हुए जेना ने यह मानने का रिस्क नहीं लिया कि वे उसे सायों में छिपा हुआ नहीं देख पाएंगी। उसके पास केवल एक ही रास्ता था कि वो तेजी से अपने कदम पीछे खींचे और रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्शेस लौट जाए, एक ऐसे इलाके से चक्कर काटने की योजना बनाते हुए जिसकी जांच पहले ही हो चुकी थी। फिर भी रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्श के दूसरी ओर भी हल्की रोशनी वाली आकृतियां जांच कर रही थीं। जेना का दिल जोर से धड़का और अपनी घबराहट के बीच उसे अचानक एक विचार आया। वो पास की एक इमारत में घुस गई, एक गुमनाम कोने में धूल बिखेरी और अदृश्य होने का मंत्र पढ़ा। इस नई इनविजिबिलिटी के साथ वो सड़क के सायों के साथ दौड़ती हुई अपार्टमेंट 601 में घुस गई, इससे पहले कि उड़ने वाली आकृतियां 3 रू दे ब्लूजे ब्लॉन्श की तलाशी ले पाती। कई पलों तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद जेना ने चुपके से नकली जेना का वॉशरूम तक पीछा किया। मौका पाकर जब वो इम्पोस्टर कपड़े का एक टुकड़ा धोने में व्यस्त थी, जेना ने, जो अभी भी अदृश्य थी, एक खंजर निकाला और असैसिन्स माइटी ब्लो को अंजाम दिया। उसका रूप तब सामने आया जब उसके खंजर ने नकली जेना की पीठ में अपना निशाना ढूंढ लिया। नकली जेना की आंखें सदमे में फटी रह गईं, लेकिन जेना ने तेजी से उसका मुंह और नाक ढक दी ताकि वो चिल्ला न सके। थोड़े संघर्ष के बाद इम्पोस्टर का अंत हो गया। अपना खंजर हटाने के बजाय जेना ने नकली जेना के कपड़े पहनने का फैसला किया। पुराने कपड़ों के साथ उसका लंबा अनुभव उसे पीठ पर हुए छेद को छिपाने में मदद कर रहा था। फिर उसने इम्पोस्टर की लाश को सिंक के नीचे वाली अलमारी में छिपा दिया ताकि खून न बह सके। ये सब करने के बाद जेना ने कपड़े को हाथ में लिया और उन हरकतों की नकल करने लगी जो उसने देखी थी, वही खाली हाव भाव बनाए रखते हुए। जल्द ही एक धुंधली आकृति अपार्टमेंट 601 की खिड़की के बाहर मंडराने लगी। जेना ने ऊपर नहीं देखा। वो कॉफी टेबल साफ करने का नाटक करती रही, जो पहले से ही सामान से खाली थी। उसे महसूस हुआ कि उस पर 2 गहरी नजरें टिकी थीं, जिसके साथ कागज पलटने की आवाज भी आ रही थी। 7 से 8 दुखदाई सेकंड्स के बाद वे धुंधली आकृतियां अगले अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ गईं। जेना ने राहत की सांस ली और एक नपी-तुली रफ्तार से वॉशरूम की ओर चली गई। जो कुछ अभी हुआ था, उसके बाद उसे मदद मांगने की जरूरत महसूस हुई। वो और ज्यादा इंतजार करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। यहाँ तक कि संदिग्ध एग्जिट भी पहुंचने के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था और हल्की रोशनी वाली अनगिनत आकृतियां इलाके में गश्त कर रही थीं। हालांकि ये आकृतियां बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थीं। जेना जानती थी कि उनके साथ उलझने से निश्चित रूप से इस दुनिया के प्रशासकों का ध्यान आकर्षित होगा।
अगर ये जगह वाकई हॉस्टल थी तो पुराने निवासी, जिन्हें दुष्ट देवताओं से वरदान मिला था, एक बड़ा खतरा पैदा करेंगे। इसमें मैडम नाइट प्योलिस शामिल थी, जो एक डेमीगॉड और सीक्वेंस 5 के बीच बदलती रहती थी, या असली डेमीगॉड सर्कल इनहैबिटेंट वॉइजन सैनसन। जेना ने शुरू से ही बाहरी दुनिया से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि उसके पास इस जगह को छोड़े बिना मैसेज भेजने का कोई जरिया नहीं था। अब उसके पास कुछ कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुझे हैरानी है कि क्या यहाँ का टेलीग्राफ ऑफिस किसी काम आ सकता है। ये आशाजनक नहीं लगता। उफ, शायद मुझे किसी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए और हर्मीज में उनके सम्मानजनक नाम का पाठ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी पुकार सुन सकते हैं। जेना का दिल जोर से धड़का जब उसने वॉशरूम में कपड़ा साफ करने के मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और इटर्नल ब्लेजिंग सन के सम्मानजनक नाम का पाठ करना शुरू किया। द माइटी इटर्नल ब्लेजिंग सन, इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर, गॉड ऑफ डीड्स। जैसे ही कोमल हर्मीज शब्द गूंजे, जेना का आसपास का माहौल वैसा ही बना रहा। वो इस बात पर पछताए बिना नहीं रह सकी कि उसने विच बनने के बाद अपना मन नहीं बनाया था और मिस्टर फूल में अपना विश्वास नहीं रखा था। उस तरह उसने शायद लूमियन से द फूल का सम्मानजनक नाम पा लिया होता, लेकिन अब उस ऑप्शन पर विचार करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फू, जेना ने एक आह भरी और अपनी हल्की नीली ड्रेस की एक गुप्त जेब से भाग्य का सुनहरा सिक्का निकाला। उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे अच्छा ऑप्शन अब किस्मत पर भरोसा करना था। वो देखना चाहती थी कि क्या केवल किस्मत ही बिना पूरा सम्मानजनक नाम इस्तेमाल किए उसे जवाब पाने में मदद कर सकती है। भाग्य के सुनहरे सिक्के को पकड़े हुए जेना ने हर्मीज में अपनी प्रार्थना जारी रखी। ग्रेट मिस्टर फूल, प्लीज हेल्प मी लीव दिस प्लेस। प्लीज प्रोटेक्ट ट्रायर। डॉट डॉट डॉट। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में ऑबर्ज डू कॉकडोर, रूम 207। लूमियन अचानक जाग गया। उसे अपनी बाईं छाती में एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। चैप्टर 462, क्रिटिकल इंटरफेरेंस। लूमियन का दिल धड़क उठा और वो झटके से उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी बाईं छाती की ओर देखा, जहां उसे ब्लूइश ब्लैक सिंबल दिखाई दिया जो मिस्टर फूल की सील को रिप्रेजेंट करता था। ये प्यूपिल लेस आई के एक हिस्से और कंटोर्टेड लाइंस के एक हिस्से का फ्यूजन था। क्या हुआ? मिस्टर फूल की सील एक्टिवेट हो गई है। क्या टर्मी बोरोस ने भागने की कोशिश की? लूमियन के विचार दौड़ने लगे। हालांकि जैसे ही उसने गौर किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। खिंचे हुए पर्दों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे रूम 207 में हल्का अंधेरा छाया हुआ था। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं था, जैसे कि कोई सुबह देर तक सोया रहा हो जब सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ गया हो। लेकिन लूमियन अलग था। वो हर सुबह अपने बॉडी और मेंटल स्टेट को रीसेट करता था और नेचुरल तरीके से सुबह 6 बजे जागता था। अभी ऑटम का मौसम था और ट्रायर में सुबह 7 बजे से पहले रोशनी नहीं होती थी। लूमियन को उस भूकंप की याद आई जो कुछ देर पहले आया था और उसे शक हुआ कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने शायद कोई एक्शन लिया होगा। हालांकि अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनने और मार्केट डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी को कंफर्म करने के बाद वो वापस सो गया था। अभी भी रात का समय होना चाहिए था। या तो टर्मी बोरोस भाग गया है और मुझ पर अब सर्कल इनहैबिटेंट की पावर का असर नहीं है, या मार्केट डिस्ट्रिक्ट में कोई अनोमली हुई है। लूमियन धीरे से झुक गया और बेड के पास वाली डेस्क का सहारा लिया। उसने सावधानी से पर्दे का एक कोना उठाया। जो उसने देखा वो एक जाना पहचाना रोजाना का नजारा था, लेकिन जल्द ही लूमियन ने हवा में मंडराती हुई धुंधली आकृतियों को नोटिस किया, जिनसे एक हल्की डरावनी चमक निकल रही थी। इन आकृतियों के चेहरे अलग अलग थे, लेकिन उन सब में एक अजीब अकड़न, खालीपन, ठंडापन और अलगाव था। वे काफी हद तक करप्ट बुवार्ड की लाश और गैब्रियल से मिलते जुलते थे, जो एक मॉन्स्टर में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल स्पेस की दरारों में गायब हो सकते हैं और वे बड़ी बेरुखी से हकीकत को घूर रहे थे। क्या हॉस्टल पाथवे के मॉन्स्टर्स ने ट्रायर पर हमला कर दिया है? लेकिन ट्रायर की प्रोटेक्टिव पावर्स कहाँ हैं? ये बहुत ताकतवर महसूस नहीं हो रहा है। ये करप्शन के प्रोडक्ट जैसा ज्यादा है। उसने गौर से देखा और नोटिस किया कि सड़क के वेंडर्स और राहगीर भी कुछ खाली से लग रहे थे, जैसे कि उन पर भी असर पड़ा हो। वक्त की इस गड़बड़ी और ढलते सूरज के नजारे को मिलाकर लूमियन जल्दी ही सिचुएशन समझ गया। मैं असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ। मुझे एक अजीब दुनिया में खींच लिया गया है जिसके हॉस्टल होने का शक है। यही वजह है कि मिस्टर फूल की सील एक्टिवेट हो गई थी। लूमियन ने अपने दाएं हाथ की पकड़ छोड़ी, जिससे पर्दे धीरे से वापस दीवार पर गिर गए और अंदर का हिस्सा बाहर की दुनिया से फिर से अलग हो गया। एक मकसद के साथ वो बेड से उठा और अपना सामान चेक किया, ताकि ये पक्का हो सके कि सब ठीक है। बिना वक्त बर्बाद किए लूमियन ने ऑल्टर तैयार किया और एक स्पिरिचुअलिटी की दीवार खड़ी की, ताकि वो मिस्टर फूल की मदद मांगने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक कर सके। एक एक करके उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल 3 मोमबत्तियां जलाने में किया और हर्बल पाउडर और एसेंशियल ऑयल को जलाया।
2 कदम पीछे हटकर उसने गंभीरता से मिस्टर फूल के सम्मानजनक नाम का पाठ करना शुरू किया। The fool that doesn't belong to this era, the mysterious ruler above the grey fog, the king of yellow and black who wields good luck. I implore you. जैसे ही उसने ये शब्द बोले, स्पिरिचुअलिटी की दीवार से अचानक एक पतली ग्रे फॉग निकलने लगी। मोमबत्तियों की लपटों ने एक ब्लूइश ब्लैक रंग ले लिया, जिससे पूरे ऑल्टर पर एक डरावना और गहरा माहौल छा गया। लूमियन के विचार एक बार फिर धीमे हो गए और उसे अपने शरीर में एक असहज सनसनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी स्किन के नीचे अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों। पिछली मुलाकातों के उलट उसे अचानक आने वाले खतरे का गहरा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो ग्रे फॉग सीधे तौर पर उसके प्रति नफरत और बुराई से भरी हुई थी। ये नफरत थोड़ी देर के लिए कम होती और फिर वापस बढ़ जाती। ये न तो पूरी तरह खत्म हुई और न ही हकीकत में पूरी तरह सामने आई। गायब होने और फिर से उभरने का ये साइकिल किसी पानी के अंदर मौजूद राक्षसी एंटिटी जैसा था जो अपने टेंटिकल्स किनारे तक फैला रही थी, लेकिन किसी अनदेखी ताकत की वजह से उसे वापस गहरे समंदर में खींच लिया जाता था। लूमियन ने रिचुअल पूरा करने की कोशिश की और एंजल की प्रोटेक्शन या किसी रेवलेशन का इंतजार किया, लेकिन सब बेकार रहा। ग्रे फॉग का असर बढ़ता गया, जिससे उसके पास रिचुअल को समय से पहले खत्म करने और मोमबत्तियों की लपटों को बुझाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जैसे ही स्पिरिचुअलिटी की दीवार खत्म हुई, लूमियन के विचार वापस अपनी नॉर्मल रफ्तार पर लौट आए। कभी नफरत, कभी कोई दिक्कत नहीं। क्या सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स मिस्टर फूल के रिस्पॉन्स में दखल दे रहा है? वो आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाता। क्या उसने किसी क्रिटिकल मोमेंट पर रिस्क लेने के लिए काफी ताकत जुटा ली है? इसका मतलब है कि सिचुएशन अब एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है। क्वार्टियर इरास्ट में अनगिनत गोल्डन स्टीपल्स वाले सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर के बाहर मेजर आर्काना कार्ड होल्डर्स मैजिशियन, जिन्होंने एक व्हाइट नॉटेड शर्ट और बेज ड्रेस पहनी थी, और एलिगेंट जस्टिस उस शानदार इमारत को घूर रही थीं। एक गोल्डन रिट्रीवर भी उनके साथ था और वो भी वही कर रहा था। रंबल। जमीन हिल गई जैसे ट्रायर में एक छोटा भूकंप आया हो। मैजिशियन मुस्कुराई और बोली, शुरुआत हो रही है। वे समझ गए थे कि ये हलचल शायद डीप वैली क्लॉइस्टर और क्वारी की तरफ से आ रही थी। उनका मकसद बदलावों की एक सीरीज शुरू करना और एक चेन रिएक्शन पैदा करना था, इस उम्मीद के साथ कि सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर के अंदर छिपी हुई लेडी मून अपने आप बाहर आ जाएगी और उनके प्लान को स्केड्यूल से पहले ट्रिगर कर देगी। ऐसा करके वे सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में जबरदस्ती घुसने और इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च को उकसाने से बच सकते थे। उनका टारगेट लेडी मून थी, जो एक देवता को पालने वाली दुष्ट भगवान की चुनी हुई थी। ये मानते हुए कि बैरियर के अंदर बहुत कम एंजल लेवल हेरेटिक्स होंगे, लेडी मून उस ग्रेट मदर का रिप्रेजेंटेशन थी और ट्रायर के सभी हेरेटिक्स में सबसे ताकतवर थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वो इस पूरी समस्या के केंद्र में थी। उसे कंट्रोल करके वे किस्मत के इस उलझे हुए जाल को सुलझा सकते थे और शायद इस मुद्दे को मौके पर ही खत्म कर सकते थे। अगर लेडी मून बाहर नहीं आती तो मैजिशियन ने ट्रायर की अफरा तफरी का फायदा उठाने और इटर्नल ब्लेजिंग सन द्वारा ब्लेस्ड इमारतों के कॉम्प्लेक्स को छिपाने और अपने टारगेट को जबरदस्ती ढूंढने का इरादा किया था। जस्टिस ने धीरे से सिर हिलाया। सच तो यह है कि मुझे हमेशा से लगा है कि लेडी मून के साथ कुछ तो गड़बड़ है। समस्या वो नहीं हो सकती जो हमें लगा था, और शायद हमें यहाँ लालच देकर लाया गया है। हालांकि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमारे पास कई भरोसेमंद साथी हैं। भले ही कहीं और कुछ हो जाए, मुझे यकीन है कि वे उसे संभाल सकते हैं। मैजिशियन ने संक्षेप में सहमति जताई। हम दोनों सब कुछ नहीं कर सकते। अपने साथियों पर भरोसा करना उम्मीद से भरा और जरूरी भी है। उसी पल उसने अचानक अपना सिर घुमाया और दूर कहीं देखा। जस्टिस ने शांति से पूछा, क्या बात है? मैजिशियन ने माथा सिकोड़ा और जवाब दिया, सील में एक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। मिस्टर फूल ने एक रेवलेशन भी भेजा है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। ऑल्टर को समेटने के बाद लूमियन बस बैठने ही वाला था और करंट सिचुएशन और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के तरीकों के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से 2 लोगों के कदमों की आवाज अपनी तरफ आते सुनाई दी। क्या वे रूम 207 की तरफ आ रहे हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी की दीवार के खत्म होने से यहाँ किसी को पता चल गया है? लूमियन ने उस इलाके का जायजा लिया। उसकी उंगलियां अखबार से ढकी दीवार में गैप्स ढूंढने लगीं जब वो छत की ओर चढ़ा। एक विशाल मकड़ी की तरह उसने डांसर की फ्लेक्सिबिलिटी और एक हंटर की बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि वो चुपचाप दीवार से चिपक सके और कॉरिडोर में उन 2 लोगों के आने का इंतजार करने लगा। अगर उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा तो वो इसे एक सफल धोखा मानेगा और उन्हें जाने देगा। अगर उन्हें कुछ भी अजीब महसूस हुआ तो वो बिना हिचकिचाए हमला कर देगा। उसी पल लूमियन को ऑबर्ज डू कॉक डोर के पुराने होने पर बहुत शुक्रगुजार महसूस हुआ। ये जगह टूटी फूटी थी और इसमें मरम्मत के निशान थे।
यही वजह थी कि वो कुछ उभरे हुए हिस्सों को पकड़ सका, कुछ दरारों में अपनी पकड़ बना सका और अपने शरीर को छत से सुरक्षित तरीके से टिका सका। सिर्फ 10 सेकंड्स में रूम 207 का दरवाजा चरमरा कर खुला। लुमियन की आंखें गैब्रियल की हेयरलाइन और माथे पर और उसकी नाक पर टिके ब्लैक फ्रेम चश्मे पर टिक गईं। नाटककार के पीछे सेराफीन खड़ी थी, एक मॉडल जिसने लेक ब्लू ड्रेस पहनी थी और उससे अलगाव की एक चमक निकल रही थी। यह वाकई हॉस्टल है। हालांकि लुमियन समझ नहीं पा रहा था कि वो बिना किसी वजह के हॉस्टल कैसे पहुंच गया, फिर भी अपनी घबराहट के बावजूद उसे एक्साइटमेंट महसूस हुई। इस पॉइंट से आगे जब तक वो सेराफीन और दूसरों को धोखा दे सकता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन बना सकता है और मदद मांग सकता है, तब तक समस्या सुलझने की उम्मीद थी। गैब्रियल ने 2 कदम अंदर लिए और रुक गया। उसने कमरे का जायजा लिया और सेराफीन से कहा, यहाँ कोई इशू नहीं है। सेराफीन ने संक्षेप में उसकी बात मानी और दूसरे कमरों की जांच करने के लिए आगे बढ़ गई। गैब्रियल ने मॉडल का पीछा किया और रूम 207 का दरवाजा अपने पीछे बंद करना नहीं भूला। जब वे दूसरी मंजिल से ऊपर चले गए, तब लुमियन ने छत से अपनी पकड़ छोड़ी और धीरे से जमीन पर उतर गया। उसने एक कुर्सी खींची, उसे घुमाया और उस पर बैठ गया। वो अपनी पीठ टिकाकर दरवाजे को एकटक घूरने लगा। कुछ मिनटों बाद तीसरी मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। लुमियन बिना हिले डुले बैठा रहा। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था जब लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। गैब्रियल की आकृति सामने आई। तुम अंदर क्यों आए? नाटककार ने, जो अब एक मॉन्स्टर था और जिसके हाव भाव कुछ खाली से थे, एक रैशनल फिक्र के साथ पूछा। लुमियन हंस दिया। मैं भी यही जानना चाहता हूं। गैब्रियल चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक व्हाइट शर्ट, डार्क जैकेट, ब्लैक पैंट्स और स्ट्रैपलेस लेदर शूज पहने थे और उसके चेहरे पर दर्द के निशान दिख रहे थे। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दो। मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब धोखा दे दूंगा। वैसे जेना ने भी एंट्री ली है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ छिपी है। जेना भी यहाँ है? लुमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सबसे जरूरी सवाल पूछा, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? गैब्रियल जवाब देने ही वाला था, लेकिन रूम 207 का दरवाजा एक बार फिर चरमराकर खुला। तभी लुमियन को घुसपैठ का एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई। सेराफीन वहां खड़ी थी। उसका चेहरा भरा हुआ था, उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और उसकी भूरी आंखों से एक अजीब सी काल्पनिक चमक निकल रही थी। लुमियन घबराया नहीं। उसने एक शांत हाव भाव बनाए रखा और कहा, तुम गैब्रियल को इतने अच्छे से जानती लगती हो। उसके बाहरी सुकून के बावजूद उसके शरीर की हर मसल तन गई थी। वो अपने विचारों को छिपाने में अच्छा नहीं है। सेराफीन ने एक खाली आवाज में जवाब दिया। कम्युनिकेबल। लुमियन ने स्पेल ऑफ हारम इस्तेमाल करने की अपनी इच्छा को दबाया और एक आह भरी। मुझे लगा था कि तुम पहले ही पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी हो। सेराफीन के होठों पर एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग मुस्कान आई। मुझमें और उनमें फर्क ये है कि पूरी तरह मॉन्स्टर बनने से पहले मुझे एहसास हुआ कि अभी भी कोई है जो मुझे वाकई प्यार करता है। गैब्रियल मुस्कुराया। लुमियन ने एक आह भरी और पूछा, क्या ये हॉस्टल है? हाँ, गैब्रियल ने किसी और के बोलने से पहले ही कंफर्म किया। लुमियन ने उस धुंधले कॉरिडोर की ओर एक नजर डाली। लेकिन यहाँ का कमरा रूम 7 या रूम 12 नहीं है। यह अभी भी रूम 207 309 है। सेराफीन ने लुमियन को गौर से देखा। उसके हाव भाव और भी काल्पनिक होते गए और उसकी आवाज और भी भ्रमित करने वाली हो गई। यहाँ वे मुझे बुलाते हैं। रूम 12। चैप्टर 463 नॉन कोरिस्पॉन्डिंग डिटेल्स। रूम 12। लुमियन की नजर सेराफीन पर जम गई। उसने कई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि रूम 12 का क्या मतलब था। रूम 12 वो जगह थी जहां मडाम नाइट पॉलिस डे रोकफो, उसका पति, बटलर, लेडीज मेड और बच्चे रहते थे। लगभग उसी समय लुमियन को वो ऑयल पेंटिंग याद आई जो उसने ट्रायर के आर्ट सेंटर में देखी थी। उस पेंटिंग में मौजूद औरत, जो सेराफीन के मॉडल पर आधारित थी, नग्न थी और उसकी स्किन चेहरों से भरी हुई थी। क्या वे चेहरे कमरे के निवासियों के सिंबल्स थे या वे खुद हॉस्टल के मैनिफेस्टेशंस थे? लुमियन की आंखें फैल गईं जब उसने अपनी नजरें सेराफीन पर टिका दी। वह किसी भी पल अपने शरीर पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट करने और रूम 12 के निवासियों के बाहर निकलने के रास्ते को रोकने के लिए स्पेल ऑफ हैरम का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। वो अभी भी मडाम पुआलिस की यादों से डरा हुआ था। सेराफीन ने अपनी लेक ब्लू ड्रेस को खींचा। उसका भरा हुआ चेहरा साफ तौर पर दर्द से सिकुड़ रहा था। मैं ज्यादा देर तक ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कि अंदर के निवासी बाहर की दुनिया को कितना महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मैडाम पुआलिस ने अभी तक मुझे डिस्कवर नहीं किया है। लुमियन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर सेराफीन की इंटरफेरेंस जल्दी ही बेकार हो गई?
उसी पल सेराफीन ने अपनी ड्रेस का कॉलर नीचे खींचा, जिससे उसकी स्किन का एक हिस्सा दिखने लगा। लूमियन वहां ऑयल पेंटिंग जैसे चेहरों को साफ देख सकता था। वे आधे छिपे हुए और आधे दिख रहे थे, जो देखने में बेहद खौफनाक लग रहे थे। इसने लूमियन के शक को कंफर्म कर दिया और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। हॉस्टल में एक कमरे के रूप में एक करप्ट ह्यूमन मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जाए? मादाम पुआलिस, वॉइसिन सैमसॉन और अन्य ताकतवर हेरेटिक्स को वहां रहने की इजाजत क्यों दी गई? क्या वे बस इस रेप्लिका नकली ऑबर्ज ड्यूक डोर में मूव नहीं कर सकते थे? क्या ये सर्च के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले डिविनेशन, प्रोफेसी और अन्य मिस्टिसिज्म मेथड्स में दखल देने के लिए था? ये एक रिचुअल जैसा क्यों लगता है? यह किसी खास सेटअप और रिक्वायरमेंट जैसा है। एक आर्म्स मंक के रूप में जिसे रिचुअलिस्टिक मैजिक की अच्छी नॉलेज थी, लूमियन को इस मामले में कुछ सिनिस्टर महसूस हुआ। ये देखते हुए कि सेराफीन अभी गई नहीं थी, उसने सवाल पूछने का मौका लपक लिया। हॉस्टल में कितने कमरे हैं? रूम 2 से रूम 13 तक, सेराफीन ने अपनी काल्पनिक आवाज में जवाब दिया। रूम 1 नहीं है? लूमियन ने तुरंत पूछा। गैब्रियल ने अपनी लवर की तरफ से जवाब दिया। वहां एक होना चाहिए, लेकिन हमने उसे कभी नहीं देखा। रूम 1 कभी हॉस्टल में मूव नहीं हुआ। मिस्टीरियस रूम 1। अभी यह कंफर्म हो गया है कि वहां 12 कमरे हैं, लेकिन हर कमरे में एक से ज्यादा हेरेटिक्स रह सकते हैं। लूमियन को एहसास हुआ कि वक्त बहुत कीमती है और उसने जल्दी से अपने सवालों का रुख बदल दिया। मैं यहां से कैसे भागूं? पिक्सीज की परमिशन से या एवेन्यू डू मार्श पर मौजूद ब्लैक होल के जरिए, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें ऐसी जगहों पर ले जा सकता है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए, सेराफीन ने जवाब दिया। उसकी आंखें खालीपन और दर्द के बीच बदल रही थीं। एवेन्यू डू मार्श का ब्लैक होल? लूमियन ने और पूछताछ की। वहां कितने पिक्सीज हैं और मैं उन्हें कहां ढूंढ सकता हूं? 3, गैब्रियल ने जवाब दिया। वे इस दुनिया में नहीं रहते और कभी कभी ही यहाँ आते हैं। वे आमतौर पर अपने नौकरों को यहाँ ऑर्डर मेंटेन करने देते हैं। वे उड़ने वाली और चमकती हुई आकृतियां जो तुम बाहर देख रहे हो। 3 पिक्सीज? प्यूरिफायर्स की इंफॉर्मेशन के अनुसार एक पिक्सी का सीक्वेंस शायद गॉडहुड तक नहीं पहुंचा है। मैं उन्हें सीक्वेंस 5 के बराबर मान सकता हूं, लेकिन उनके यूनिक स्टेट्स का मतलब है कि जब तक वे हकीकत में दाखिल नहीं होते, कुछ सेंट्स शायद उन पर हमला भी न कर पाएं। मेरे पास उन पिक्सीज से निपटने का पोटेंशियल है, खास तौर पर अगर मैं भागने में मदद के लिए किसी एक को पकड़ सकूं। लूमियन के विचार दौड़ने लगे जब उसने और पूछा, क्या पिक्सीज के अंदर आने और बाहर जाने का कोई रेगुलर पैटर्न है? नहीं, सेराफीन ने जवाब दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था जब उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। लूमियन ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि जेना कहाँ छिपी है? मुझे नहीं पता, गैब्रियल ने जल्दी से जवाब दिया। पिक्सीज के नौकरों को भी उसका पता नहीं चला है। वे पक्का नहीं है कि कोई वाकई यहाँ घुसा है या नहीं। पिक्सीज ने बाहर की दुनिया में सावधानी के तौर पर हुए बदलावों के आधार पर जांच का ऑर्डर दिया होगा। इससे पहले कि लूमियन कोई और सवाल पूछ पाता, सेराफीन का चेहरा एक बार फिर सिकुड़ गया। वो मुड़ी और रूम 207 छोड़कर ऊपर की मंजिल की तरफ चली गई। ये साफ था कि निवासियों की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की उसकी एबिलिटी तेजी से खत्म हो रही थी। कॉरिडोर में बाहर जाते समय गैब्रियल की हालत और बिगड़ गई। क्या यहाँ कोई बाउंड्री है? लूमियन ने एक आखिरी बार पूछा। गैब्रियल ने सिर हिलाया, उसकी आंखें और भी खाली होती जा रही थीं। सिर्फ एवेन्यू डू मार्श और उसके आसपास का इलाका ही रियल है। ये एक डार्क डीप वॉइड से घिरा है, जिसमें एक फॉर्मलेस बैरियर है। बैरियर? लूमियन ने अपने दिल में इस शब्द को दोहराया। उसका चेहरा वैसा ही बना रहा जब उसने गैब्रियल को उसके लिए दरवाजा बंद करते देखा और उसे वापस तीसरी मंजिल पर जाते सुना। शब्द बैरियर ने उसे मैडम मैजिशियन की कही हुई किसी बात की याद दिला दी। उन्होंने हमारी दुनिया के बाहर एक बैरियर के बारे में बात की थी, जो एलियन हेरेटिक्स के इन्वेजन को रोकता है। हालांकि बैरियर के बारे में गैब्रियल का डिस्क्रिप्शन मैडम मैजिशियन जैसा नहीं था, फिर भी लूमियन इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सका कि ये बैरियर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, खास तौर पर हेरेटिक्स के ग्रैंड प्लान्स को देखते हुए। दरवाजे से मुड़ते हुए लूमियन को एहसास हुआ कि वक्त बहुत कम है। सेराफीन और गैब्रियल की करप्शन और भी खराब होगी, जिससे वे तेजी से कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। एक बार पूरी तरह म्यूटेट होने के बाद वे लूमियन और जेना को सच छिपाने में मदद नहीं कर पाएंगे और शायद पिक्सीज को रिपोर्ट भी कर देंगे। अभी 2 जरूरी मुद्दे सामने हैं। पहला, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कैसे किया जाए या यहां से कैसे भागा जाए। दूसरा, जेना को ढूंढना। लूमियन ने फोकस किया और अपनी कंस्पायरर सोचने की एबिलिटीज का इस्तेमाल किया। पहले सवाल के बारे में, खास तौर पर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए उसने जल्दी से कई मुमकिन सॉल्यूशन सोचे। 1, अपने दाएं हाथ में मौजूद ब्लड एम्परर की ऑरा को पूरी तरह एक्टिवेट करना, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये इस एबनॉर्मल दुनिया के बैरियर्स को तोड़ सकती है, जिससे ट्रायर के डेमीगॉड्स का ध्यान खिंचेगा।
2. सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के दखल से बचने के लिए एक बून सीकिंग रिचुअल सेटअप करना और मिस्टर फूल को इन्फॉर्मेशन भेजना. 3. अपने और मिस्टर के की उंगली के बीच स्पिरिट और फ्लैश कनेक्शन को टेस्ट करना. 4. मैडम मैजिशियन के मैसेंजर को बुलाने की कोशिश करना. 5. मैडम हेला के मैसेंजर को बुलाने की कोशिश करना. 6. कर्ली हेयर्ड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी की गैदरिंग में एंटर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इनकैंटेशन द नेशन ऑफ द एवरनाइट पैलेस का पाठ करना, ताकि ये देखा जा सके कि क्या बिना किसी प्रायर रिक्वेस्ट के इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है. 7. इस दुनिया में नकली फ्रैंका को ढूंढना और ये चेक करना कि क्या उसके पास वो प्राचीन सिल्वर मिरर है जो उन्होंने अंडरग्राउंड से लिया था, ताकि भागने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके. 8. पिक्सीज और उनके नौकरों का ध्यान खींचने के लिए हंगामा करना और उनमें से एक या दो को पकड़ लेना. 9. अपने कई प्लान्स में डूबने से पहले लूमियन जानता था कि जेना को ढूंढना सबसे पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि उसके किसी भी एक्शन से पिक्सीज अलर्ट हो सकते थे और उनका ध्यान खींच सकता था. मैं जेना को कैसे ढूंढूं? उसने खुद को जेना की जगह रखकर सोचने की कोशिश की कि वो एक एक्सपीरियंस्ड विच के रूप में इस अजीब दुनिया में जिसके हॉस्टल की लोकेशन होने का शक है, कैसे हैंडल करेगी. जेना ने भी गैब्रियल को देखा होगा और वो तुरंत नकली ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर में घुसने का रिस्क नहीं लेगी. वह इनविजिबल होकर सायों में छिप सकती है. उसके पास ऑब्जर्व करने का सब्र है. उसके लिए राहगीरों और वेंडर्स की अजीब हरकतों को नोटिस करना मुश्किल नहीं है. इन हालातों में अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? हाँ, मैं इस जगह की बाउंड्रीज ढूंढने की कोशिश करता. मैं देखता कि क्या कैथीड्रल्स और अन्य डीएटी प्रोटेक्टेड इमारतों की नकल की गई है. अगर की गई है तो मैं इन्वेस्टिगेशन करता कि अंदर क्या है और वे किस पर विश्वास करते हैं. मैं इस जगह और असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट के बीच के फर्क पहचानता, ताकि भागने के लिए कोई सुराग ढूंढ सकूं, और मेरा पहला काम ये कंफर्म करना होगा कि क्या कोई नकली मैं भी है. पिक्सीज के नौकर तलाशी ले रहे थे. लूमियन के विचार धीरे धीरे साफ होते गए. वो डेस्क पर वापस लौटा, पर्दे थोड़े खींचे और बाहर झांका. लूमियन ने तब तक इंतजार किया जब तक कि काल्पनिक पिक्सी नौकरों ने अपनी जांच पूरी नहीं कर ली और ओझल नहीं हो गए. उसके बाद उसने लाई वाली सिल्वर ईयरिंग निकाली और उसे अपने बाएं कान पर लगा लिया. तेजी से वो मैडम फेल्स में बदल गया और पहली मंजिल पर उतर गया, जैसे कि हर कमरे की जांच कर रहा हो. फिर वो एक ऐसा वेंडर बन गया जो अपना सामान पास में नहीं बेचता था और मैडम फेल्स के पास से गुजरकर ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर से बाहर निकल गया. ये उसका घर जैसा इलाका था. भले ही ये एक रेप्लिका या रिफ्लेक्शन थी, फिर भी ये उसे एनवायरमेंटल डिटेल्स और इस इलाके में अक्सर दिखने वाले चेहरों को जानने से नहीं रोक पाया. लूमियन को रू डे ब्लाउजेस ब्लॉशेस जाने की कोई जल्दी नहीं थी. इसके बजाय उसने रू डू रोसिग्नोल का चक्कर काटा और अपने सिक्योर हाइडआउट में दाखिल हुआ. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका माथा थोड़ा ठनका. दरवाजे पर उसके द्वारा लगाए गए कई ट्रैप्स में से केवल एक ही ट्रैप था, सबसे सिंपल वाला. फिर लूमियन की नजर पूरे कमरे में घूमी, लेकिन उसे वे रिचुअलिस्टिक फर्स या इस्तेमाल की हुई काउहाइड और डॉग स्किन नहीं दिखी जो असली दुनिया में यहाँ रखी गई थीं. ये एक स्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, वो खुद से बुदबुदाया. वो इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता गया, उसे उतना ही एहसास हुआ कि ये जगह सरफेस पर मौजूद असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट जैसी थी. खास तौर पर ट्रैप से प्रोटेक्टेड एक कमरे में कई डिटेल्स आपस में मेल नहीं खाती थीं. ये एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और की रूम्स के रिक्रिएशन जैसा है. ये लूमियन की आंखें फैल गईं, जैसे उसे कोई एहसास हुआ हो. ये पेंटिंग जैसा है. ... नकली 3 rue des Blouses Blanches, अपार्टमेंट 601. जेना ने लकी कॉइन को पकड़ा और मिस्टर फूल से एक छोटी प्रार्थना की. एक पतली ग्रे फॉग उसकी आंखों के सामने दिखाई दी, लेकिन फिर गायब हो गई. ये वाकई काम कर रहा है, जेना हकलाते हुए बोली. वो लकी गोल्ड कॉइन वाकई काफी लकी साबित हुआ. जेना को कोई रेवलेशन नहीं मिला, इसलिए उसके पास डटे रहने और नकली खुद के रूप में अपना गाइज बनाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था. उसने लगन से कमरा साफ किया और कॉफी टेबल पहुंच दी. इस दुनिया में वक्त धीरे धीरे गुजरता हुआ लग रहा था और सूरज अपनी जगह पर स्थिर बना हुआ था. अचानक जेना ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाई. नकली फ्रैंका ने अपना काम जारी रखा. उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया. जेना की नजरें लूमियन के सुनहरे काले बालों पर टिक गईं. उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और खालीपन का एक हाव भाव बना लिया. उसे यकीन नहीं था कि सीएल असली है या नहीं. अगले ही पल उसने एक जानी पहचानी ताना मारती हुई आवाज सुनी. उम्मीद के मुताबिक तुम यही हो. तुम बस यही सोच सकती हो. चैप्टर 464, अ वर्ल्ड इन अ पेंटिंग. वही फैमिलियर मजाक और चेहरे पर खालीपन की कमी ने जेना को कंफर्म कर दिया कि सीएल वाकई असली था. लानत है, क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते? जेना ने हाथ में पकड़ा कपड़ा हिलाते हुए उसे कोसा.
लूमियन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और मुस्कुराया। तुम काफी एनर्जेटिक हो। तुम डर के मारे रो नहीं रही हो। जेना ने सावधानी से खिड़की के बाहर देखा और कंफर्म किया कि वे हल्की चमक वाली आकृतियां काफी समय पहले गायब हो चुकी थीं। लूमियन से बहस करने की इच्छा को दबाते हुए उसने समय बर्बाद नहीं किया और पूछा, तुम यहाँ कैसे घुसे? जब वो बोली तो उसने खुद को याद दिलाया कि एक मैच्योर औरत होने के नाते उसे ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर एक नासमझ माइनर से बहस नहीं करनी चाहिए। लूमियन की नजर फ्रैंका पर गई, जो खिड़की के पास बैठी लाल शराब पी रही थी। वो आराम से दीवान पर बैठ गया और पीछे झुक गया। पहले मुझे बताओ कि तुम अंदर कैसे आई। सच कहूं तो उसे खुद नहीं पता था कि वो अचानक हॉस्टल जैसी दिखने वाली इस अजीब जगह पर कैसे पहुंच गया था। जेना कॉफी टेबल के पास खड़ी रही ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक पुतले जैसा रूप धारण कर सके। फिर उसने बताया कि कैसे उसे सपने में एक रेवलेशन मिला। वो मिशन का सामान देने के लिए अंडरग्राउंड गई और उसे एक लकी गोल्ड कॉइन मिला। लूमियन ने बिना किसी रुकावट के ध्यान से उसकी बात सुनी। अंत में वो हंसा। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मुझे मिस्टर फूल ने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा है। वो मोटे तौर पर समझ गया था कि सोकर उठने के बाद वो नकली ऑबर्ज डू कॉकडोर के रूम 207 में क्यों प्रकट हुआ था। क्या मिस्टर फूल ने वाकई तुम्हें भेजा है? मैं तो उनका पूरा सम्मानजनक नाम भी नहीं जानती। क्या मेरी प्रार्थना सिर्फ उस लकी गोल्ड कॉइन से सफल हो गई? जेना को शक था, लेकिन फिर भी उसे ये बात अविश्वसनीय लगी। बेशक ये सच है, लूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो कुछ और थी। मिस्टर फूल ने उसे क्यों भेजा, मैडम मैजिशियन को क्यों नहीं? अगर मैडम मैजिशियन को हॉस्टल में खींच लिया गया होता तो समस्या आसानी से सुलझ जाती। इसे उस पर मौजूद मिस्टर फूल की सील से समझाया जा सकता था, लेकिन मैडम मैजिशियन एक मेजर अरकाना कार्ड होल्डर और टैरोट क्लब की अहम सदस्य थीं, जो एक देवता के सामने मीटिंग में शामिल हो सकती थीं। इसके अलावा उनके पास द फूल द्वारा नियंत्रित तीनों पाथवे के मार्क्स भी थे। उन्हें रिमोटली असाइन किया जा सकता था। मुझे डर है कि कोई और वजह है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और जेना द्वारा दिए गए दुनिया के डिस्क्रिप्शन पर फोकस किया। फिर कंफर्मेशन मांगा। बाहर से देखने पर इस जगह और हकीकत में सिर्फ साल्डेबाल ब्रीज का ही फर्क है। इससे पहले सेराफीन और गैब्रियल ने सिर्फ इतना जिक्र किया था कि एवेन्यू डू मार्श पर एक ब्लैक होल है जिससे बाहर निकलने का चांस है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। उन्होंने उसकी लोकेशन नहीं बताई थी। हालांकि लूमियन को धुंधला सा अंदाजा था, लेकिन वह जेना के खुलासे तक यकीन से नहीं कह सकता था। मैंने सिर्फ आसपास की कुछ सड़कें और एवेन्यू डू मार्श का 5वें हिस्से से भी कम हिस्सा देखा है, जेना ने सावधानी से जवाब दिया ताकि सीएल कोई गलत फैसला ना ले ले। फिर उसने आगे कहा, और अंदर बहुत सारे फर्क हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कमरे का लेआउट, फर्नीचर के बड़े टुकड़े और हकीकत एक जैसे हैं। बाकी डिटेल्स थोड़ी अलग हैं। मुझे शक है। लूमियन ने जेना की ओर देखा और उसके बोलने से पहले ही बोला, एक पेंटिंग के अंदर की दुनिया। हाँ, एक पेंटिंग के अंदर की दुनिया। जेना के धुंधले विचार आखिरकार साफ हो गए। पेंटर सीक्वेंस और उस म्यूटेटेड मॉन्क से मिले पेंट्स और ब्रशेस को जोड़कर उसे यकीन हो गया कि ये एक ऑयल पेंटिंग थी जिसने मार्केट डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ कुछ सड़कों की नकल की थी और उसमें सुपरनैचुरल पावर्स थी। इसे हॉस्टल कहा जाता था। जेना हैरान भी थी और फिक्रमंद भी। एक पेंटिंग बनाना एक दुनिया बनाने जैसा था। लूमियन ने मजाक में कहा, मुझे खुशी है कि तुम भी इस नतीजे पर पहुंच सकी। ये कोई आसान काम नहीं है। पेंटिंग की ये दुनिया बहुत एडवांस नहीं मानी जाती। पेंटर पाथवे के किसी एंजल द्वारा बनाई गई ऑयल पेंटिंग वाकई एक ऐसी दुनिया हो सकती है जिसमें जीवित प्राणी रहते हों। मौजूदा दुनिया के उलट इसमें नकलीपन के कई पहलू थे। ऐसी कम लेवल की पेंटिंग का मकसद क्या था? जेना के जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, नकली फ्रैंका की छिपी हुई जेब चेक करो और देखो कि क्या वहां कोई क्लासिक सिल्वर मिरर है। तुम खुद क्यों नहीं चेक कर लेते? तुम उस आईने को मुझसे बेहतर जानते हो। जेना अचानक हंस पड़ी। ये मत कहना कि तुम शर्मा रहे हो। लूमियन ने बेफिक्री से कहा, अगर तुम यहाँ ना होती तो मैं खुद ही इसे ढूंढता। लेकिन जब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ तो मैं खुद को क्यों थकाऊं? जेना ने दांत पीसते हुए समय बर्बाद नहीं किया। वो खिड़की के पास गई और नकली फ्रैंका की जेबें टटोली। वो जल्दी ही एक नतीजे पर पहुंच गई। यहाँ कोई पुराने आईने नहीं हैं। कई छिपी हुई जेबों को यहाँ दिखाया ही नहीं गया है। लूमियन ने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन प्लान 7 को काट दिया। वो जेना की ओर मुड़ा और बोला, मैजिक मिरर डिविनेशन ट्राई करो और देखो कि क्या ये काम करता है।
जेना जानती थी कि लूमियन इस मौके का इस्तेमाल ये कंफर्म करने के लिए करना चाहता था कि पेंटिंग की दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी है या नहीं, और ये देखने के लिए कि क्या उसका टेलीपोर्टेशन सफल हो सकता है या उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इसलिए उसने अपनी जेब से एक मेकअप मिरर निकाला और फ्रांका द्वारा दिए गए सुरक्षित टारगेट में से एक से प्रार्थना की। जल्द ही मैजिक मिरर डिविनेशन की तैयारियां पूरी हो गईं। हथेली के आकार का आईना ग्रे हो गया, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं दिखी। यह फेल हो गया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सुपरनैचुरल बात है, जैना ने उलझन में कहा। सिर हिलाते हुए लूमियन ने जवाब दिया, जाहिर है कि यहाँ एक नकली स्पिरिट वर्ल्ड है। अगर तुम स्पिरिट विजन एक्टिवेट करोगी तो शायद तुम्हें कुछ बची खुची आत्माएं दिखें, लेकिन ये असली स्पिरिट वर्ल्ड से नहीं जुड़ा है, इसलिए तुम उस एंटिटी को नहीं ढूंढ सकती जिससे तुम पूछताछ करना चाहती हो। दूसरे शब्दों में, वो पेंटिंग की दुनिया के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकता था। लूमियन ने अपनी जेब में हाथ डाला, मिस्टर के की उंगली निकाली और उसे अपनी आंखों के सामने हिलाया। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, न ही कोई बदलाव आया। ये क्या है? जेना दंग रह गई। सेल वाकई अपने साथ एक खून से सनी इंसानी उंगली रखता था। ये एक मिस्टिकल आइटम है। ये बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता, लूमियन ने समझाते हुए कहा। साथ ही उसने मन ही मन एक आह भरी। मिस्टर के की उंगली इंप्रेसिव लग रही थी, लेकिन इसका पूरा असर कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ज्यादातर समय लूमियन को इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। जब जरूरत होती थी तो माहौल अक्सर खास होता था, जिससे वो मिस्टर के को बुलाने के लिए इसके असली रूप से कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। जेना ने और सवाल नहीं पूछे। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं सोच पा रही थी। वो सिर्फ साल्दे बाल, ब्रीज के ब्लैक होल, पेंटिंग की दुनिया के किनारे और दो नकली चर्चों के बारे में ही सोच सकती थी। लूमियन हंसा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी 8 प्लान बचे हैं, लेकिन उन्हें आजमाने से पहले हमें एवेन्यू डू मार्श जाना होगा और साल दे बाल ब्रीज के ब्लैक होल को करीब से देखना होगा। क्या तुम वहां से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हो? जेना ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। यह खतरनाक लग रहा था। लूमियन खड़ा हुआ और अपार्टमेंट 601 के दरवाजे की ओर बढ़ा। यह मेरा आखिरी रास्ता है, लेकिन ये एक जरूरी तैयारी भी है। मैं दूसरे तरीकों को आजमाकर फेल नहीं होना चाहता, ताकि पिक्सी हमें ढूंढ न ले और हॉस्टल के निवासी रास्ता न रोक दें। जब ऐसा होगा तो मैं चाहकर भी साल्डे बाल ब्रीज के पास नहीं जा पाऊंगा। जेना ने फिर से खिड़की के बाहर देखा। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और पिक्सी के नौकर अभी तक वापस नहीं आए थे। तभी वो जल्दी से लूमियन के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रास्ते में उसने पूछा, उन हेरेटिक्स ने हॉस्टल के निवासियों को छिपाने के लिए ऐसी पेंटिंग वाली दुनिया क्यों बनाई? लूमियन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये एक सेकेंडरी मकसद है। कुल मिलाकर ये एक रिचुअल जैसा लगता है। इसके बारे में सोचो। ये जगह एक नकली मार्केट डिस्ट्रिक्ट जैसी है। साल दे बाल ब्रीज ही इकलौती ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका कोई कनेक्शन ना हो। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि साल दे बाल ब्रीज के नीचे फोर्थ ईपॉक की पुरानी हड्डियां हैं। ये एग्लीस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान के राज से जुड़ा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पेंटिंग की दुनिया ने इसे खाली छोड़ दिया। मुझे भी यही लगता है कि समस्या की जड़ यही है, जेना ने अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए तुरंत कहा। नीचे उतरते समय लूमियन ने सोचा और कहा, जब एबनॉर्मेलिटी वाकई होगी तो क्या ऐसी पेंटिंग वाली दुनिया असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट की कुछ सड़कों की जगह ले लेगी? क्या सिर्फ साल दे बाल ब्राइस ही सलामत रहेगा? किसे और क्या कंफ्यूज करने के लिए? मिस्टिसिज्म में ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल है। जब सिमिलैरिटी एक लेवल तक पहुंच जाती है तो नकली चीजों पर किए गए काम हकीकत में भी असर दिखाते हैं। क्या वे इस तरीके का इस्तेमाल साल डे बाल ब्रीज के अंडरग्राउंड राज खोलने और फोर्थ इपॉक की पुरानी हड्डियां निकालने के लिए कर रहे हैं? नहीं, शायद सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं। क्या वे फोर्थ इपॉक ट्रायर का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पूरा सीलिंग सिस्टम अभी तबाह या कमजोर नहीं हुआ है। लूमियन के दिमाग में एक आइडिया आने लगा। उसे लगा कि वो इस आपदा के मुख्य प्लान के करीब पहुंच रहा है। अगर वो आखिरकार सच समझ पाया तो यह एक कंस्पायरर की ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। जेना ने लूमियन के अंदाजे से सहमति जताते हुए धीरे से सिर हिलाया। जब वे नकली 3 रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक उनकी नजरें जम गईं। सामने की सड़क पर सफेद ढीली ड्रेस पहनी एक औरत उन्हें घूर रही थी। उस औरत का चेहरा खूबसूरत था। उसके काले घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी नीली आंखें काफी खाली थीं और वो पूरी तरह से कटी हुई लेकिन असली लग रही थी। लूमियन और जेना ने किसी और में भी ऐसी ही आभा और फीलिंग्स महसूस की थीं। वो इंसान का मॉडल थी, हॉस्टल के रूम 12 की सेराफीन। क्या यह हॉस्टल का एक और कमरा है, एक और ह्यूमन मॉडल? वो यहाँ क्या कर रही है?
ऐसा लग रहा है जैसे वो जेना और मेरा इंतजार कर रही हो। लूमियन तन गया और उसने सहज रूप से अपना दायां हाथ बढ़ाकर जेना का कंधा पकड़ लिया। उसी समय उस खूबसूरत औरत की आवाज एक मुस्कान के साथ सुनाई दी। किस्मत में हमारा मिलना पहले से तय था। कन्वर्जेंस हमेशा अनजाने में ही होता है। चैप्टर 465 सर्कल कन्वर्जेंस प्रीडिटर्मिन्ड फेट। क्या ये रूम 7 वॉइसन सैनसन और उसकी फैमिली हो सकती है? जैसे ही ये थॉट्स लूमियन के माइंड में आए, उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपने राइट शोल्डर पर बने ब्लैक मार्क को एक्टिवेट कर दिया। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल। वो और जेना गायब हो गए और ऑबर्ज डू कॉक डोर के एंट्रेंस की तरफ बढ़े। लूमियन ने पेंटिंग वर्ल्ड में एवेन्यू डू मार्श पर कभी कदम नहीं रखा था, इसलिए उसके पास वहां के स्पिरिट वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। पेंटिंग रेल्म का स्पिरिट वर्ल्ड अभी भी कलर्स की घनी लेयर्स और अनगिनत ट्रांसपेरेंट अजीब फिगर से बना था। हालांकि टॉप पर मौजूद 7 ब्राइट और प्योर लाइट्स काफी ब्लरी दिख रही थीं, जैसे उन्हें कई पेन्स के मलियन ग्लास से अलग किया गया हो। अपनी स्पिरिचुअलिटी से गाइड होकर लूमियन ने ऑबर्ज ड्यूकॉक डोर के एंट्रेंस के सही कोऑर्डिनेट्स को पिन पॉइंट किया और वहां टेलीपोर्ट हो गया। वे जल्दी से स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकले और खुद को स्ट्रीट पर पाया। लेकिन लूमियन ने अपने सामने जो देखा वो 3 रू डे ब्लोजेस ब्लांशेस की बिल्डिंग थी, वही जगह जहां वे अभी अभी थे। उन्होंने रू अनाशी वाली स्ट्रीट को नहीं छोड़ा था, वे बस रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ 7 से 8 मीटर शिफ्ट हुए थे। सर्कल इनहैबिटेंट। जेना और मैं पहले से ही सर्कल में फंस चुके हैं। लूमियन ने अपना सिर घुमाया और उसे ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि हॉस्टल के रूम 7 की वो ब्यूटीफुल वुमन उनसे कुछ ही मीटर दूर स्ट्रीट के उसी साइड पर खड़ी थी। वॉइजन सांसों? लूमियन ने एक गहरी आवाज में पूछा। उसने टेम्पररीली टेलीपोर्टेशन का आइडिया छोड़ दिया। चैप्टर 466 एनकाउंटर। फ्रांका शैडोज में घुल गई और खामोशी से उनमें से गुजरने लगी। उसकी आंखें क्रिम्सन लिट कॉरिडोर पर टिकी थीं। उसे शक होने लगा कि सीएल उसे ढूंढने में नाकाम रहा और उसने गार्डनर मार्टिन को टेलीपोर्ट करने के लिए मैडम मैजिशियन की मदद ली थी, वरना वो उसकी जानकारी के बिना गायब कैसे हो सकता था। ग्रेश व्हाइट विला की तीसरी फ्लोर एकदम शांत थी। फ्रांका ने ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग में वो अकेली बची हो। बटलर, वैले, मेड, गार्डनर और शेफ सब जैसे हवा में गायब हो गए थे। उसने सावधानी से वैले के रूम की ओर बढ़कर अपना राइट पाम आगे बढ़ाया और चुपचाप हैंडल घुमाया। अपनी डार्क विजन के जरिए फ्रांका ने बिस्तर पर 2 लोगों को लेटे हुए देखा, जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और एक पतले ब्लैंकेट से ढके थे। लगभग उसी समय फ्रांका की पुतलियां फैल गईं। वे दोनों हेडलेस थे। उनकी गर्दनें एक दूसरे से सटी हुई थीं और उनके जख्म खून से सने थे। पहले तो फ्रांका दंग रह गई, फिर उसे सीएल द्वारा आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के सुपरवाइजर ओल्सन का डिस्क्रिप्शन याद आया। उसे शक हुआ कि गार्डनर के वैले और उसकी लवर के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था। उनके सिर जैसे जी उठे हों और उनकी बॉडीज को छोड़कर चले गए हों। बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और सीढ़ियों के घने शैडोज में मिल गई। फ्रांका देखना चाहती थी कि क्या बिल्डिंग में किसी और का भी ऐसा ही हाल हुआ है। फर्स्ट फ्लोर के हॉल में उतरते ही उसकी आंखें जम गईं। वहां रखे आर्मर और वेपन्स गायब थे। कितना भयानक बदलाव था। F*C*K, मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस क्यों नहीं किया? फ्रांका, जिसे अपनी एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और रिएक्शंस पर पूरा भरोसा था, वो भी डगमगाए बिना नहीं रह सकी। अगले ही पल फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक पुराने नाइट गाउन में एक लेडीज मेड बाहर निकली। उस मेड ने अपने हाथ का लिक्विड झाड़ा और धीरे धीरे सर्वेंट्स क्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगी। उसका सिर गायब था और गर्दन लाल रंग से सनी थी। शैडोज में छिपी फ्रांका ने खिड़की से बाहर नजर डाली। गश्त कर रहे 2 गार्ड्स के सिर भी गायब थे और कांच में दिखने वाली शैडो एक बड़ी बियर बॉटल की तरह लग रही थी। फ्रांका ने 11 रू डे फॉन्टेन्स की स्थिति को लगभग कंफर्म कर लिया था। वो बिना हिचकिचाए चुपके से विला से बाहर निकल गई। उसने इस बारे में तुरंत मैडम जजमेंट को रिपोर्ट करने और प्राइमोडियल डीमोनस फिगरीन का इस्तेमाल करके ब्राउन सॉरन और डीमोनस ऑफ ब्लैक क्लैरिस को यहाँ की गड़बड़ी के बारे में बताने का फैसला किया। बाद वाले के लिए एक रिचुअल की जरूरत थी। फ्रांका को चिंता थी कि इस एबनॉर्मल बिल्डिंग में ऐसा करने से अनचाहे बदलाव आ सकते हैं और खतरा बढ़ सकता है, इसलिए उसने सही कदम उठाने से पहले उस माहौल से बाहर निकलने का फैसला किया। रात के अंधेरे में डीमोनस ऑफ प्लेजर एक खाली घर की शैडोज में घात लगाए बैठी थी। वो साइड से बिल्डिंग से बाहर निकली और सामने के लॉन का चक्कर लगाया। डॉट डॉट डॉट। ट्रायर के नीचे ब्लेजिंग डैनेट्स ने ताकत लगाकर पत्थर का दरवाजा खोला। उनके पीछे एक छोटी माइन थी जिसमें पत्थर की दीवार में 3 क्लासिकल ऑयल लैंप्स लगे थे, एक ऊपर और 2 नीचे। माइन के बीच में एक सीढ़ी अंधेरे की ओर जा रही थी। उसका निचला हिस्सा शैडोज में छिपा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अंत न हो।
डैनिट्स ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और मुड़कर लगभग 20 सेलर्स को अंदर आने और साथ देने का इशारा किया। उनमें हंटर्स थे जो माहौल की जांच करने और छिपे हुए ट्रैप्स और निशानों को ढूंढने के लिए जिम्मेदार थे। सीयर्स ने पीछा करने के खतरे और दिशा का पता लगाने के लिए कॉइन टॉसेस या क्रिस्टल पेंडेंट्स का इस्तेमाल किया। एक मिड सीक्वेंस सेलर अपनी टीम की मदद करने और किसी भी गड़बड़ी को संभालने के लिए तैयार था। इस तालमेल के साथ डैनिट्स की टीम तेजी से सीढ़ियों और सुरंग से गुजरी और अचानक उनकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उन्होंने खुद को एक ढही हुई क्वारी केव में पाया, जहां घास की चटाइयां, चिथड़े मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें बिखरी हुई थीं। डैनिट्स ने उस जगह को गौर से देखा और हंसने लगा। इसे वेपन्स कैश में बदल दिया गया है। कुछ समय पहले यहाँ दर्जनों बागी रहते थे। उसकी नजर गुफा के अंत की ओर गई, जहां एक चौड़ी सुरंग किसी अनजान मंजिल की तरफ जा रही थी। डैनिट्स के पास खड़े एक सेलर ने अपनी जुबान चटकाते हुए कहा, यहाँ आसपास और भी ऐसे मिलिट्री हाइडआउट्स होने चाहिए। क्या कार्बोनारी के नेतृत्व वाली मुख्य बागी फौजें यही हैं? मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिख रहा है, ब्लेजिंग डैनिट्स चिल्लाया। अब सवाल यह है कि वे कहां गए? क्या अफरा तफरी शुरू होने वाली है? डॉट 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 मार्केट डिस्ट्रिक्ट में ओबर्ज डू कॉकडोर के रूम 305 में एंथनी रीड पिछले भूकंप की वजह से जाग गया था। उस रात वहां से भागने के बाद से वो हर हलचल के प्रति सेंसिटिव हो गया था, हालांकि उतना नहीं जितना कि गोलियों की आवाज सुनकर होता था। उन खौफनाक संकेतों को देखते हुए, जिनके बारे में उन्होंने पहले चर्चा की थी, वो जल्दी सो नहीं पाया। एंथनी रीड बिस्तर से उठा और अपनी घबराहट कम करने के लिए एक गिलास लाइट बियर डाली। खुद पर प्लेकेट इस्तेमाल करने के बाद उसने खुद को थोड़ा और सुलाने की कोशिश की। उसी पल उसने मोटेल के एंट्रांस पर जोर जोर से दस्तक सुनी। इतनी देर रात कौन आया होगा? ये थोड़ा अर्जेंट लग रहा है। एंथनी रीड ने ध्यान से सुना। उसे लगा कि गुपचुप तरीके से कुछ बड़ा पक रहा है। जल्द ही कदमों की आवाज उसके कमरे की तरफ आई और एंथनी रीड ने तुरंत दरवाजा खोलकर धुंधले कॉरिडोर में झांका। उसे ग्रेश ब्लू वर्कर्स यूनिफॉर्म और कैप में एक बेचैन आदमी दिखा। ये डॉक्स का एक मुखबिर था जिसे उसने तैयार किया था। क्या हुआ? एंथनी रीड ने शांत और कोमल आवाज में पूछा। प्लेकेट होने के बाद मुखबिर की घबराहट कम हुई और उसने अपनी आवाज धीमी करने से पहले सावधानी से आसपास देखा। कल डॉक्स पर बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। अफवाह है कि हथियार बांटे जाएंगे। इश्यूड वेपन्स। एंथनी रीड का दिमाग तुरंत बैरिकेड्स, इंसेंडियरी बॉम्ब्स, स्मोक ग्रेनेड्स, राइफल्स और ट्रायर की तबाही का प्रतीक 2 पहियों वाली गाड़ियों की तस्वीरों से भर गया। ट्रायर में नागरिकों के कड़े विरोध और दंगों और लड़ाइयों में उनकी महारत की वजह से ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थीं, जो हर 2-3 साल में और कभी कभी साल में 2-3 बार होती थीं। फर्क सिर्फ उनके स्केल का होता था। हालांकि एक भयानक तबाही से पहले की नाजुक स्थिति को देखते हुए अचानक हथियारों के बंटवारे ने एंथनी रीड को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सब पहले से तय था और आने वाली आपदा का हिस्सा था। इंफॉर्मेशन ब्रोकर ने एक लुइस डियोर निकाला और मुखबिर को हिदायत दी, तुम्हारी जानकारी बहुत अहम है। कल डॉक्स पर न जाने का कोई बहाना ढूंढो और घर पर छिपे रहो। मुखबिर ने चमकते हुए लुइस डियोर को दांतों से दबाकर देखा, एंथनी रीड को खुशी खुशी विदा किया और ओबर्ज डू कॉकडोर से चला गया। एंथनी ने वक्त जाया नहीं किया और तुरंत सेकंड फ्लोर पर लूमियन के कमरे की ओर बढ़ा। उसने रूम 207 के लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, लेकिन आवाज गूंजने के बावजूद अंदर कोई हलचल नहीं हुई। वहां इतनी शांति थी जैसे कोई बहुत समय से वहां रहा ही न हो। एंथनी रीड रुक गया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। डॉट 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 पेंटिंग वर्ल्ड में ढलता सूरज रू अनारकी पर अपनी रोशनी डाल रहा था, जिससे आसमान चमक रहा था। लूमियन और जेना टूटे हुए गैस स्ट्रीट लैंप्स के पास से भागते हुए एवेन्यू डू मार्श की ओर बढ़े। उन्हें यकीन नहीं था कि रूम 7, जहां वॉइजन सांसों की फैमिली रहती थी, उनके टेलीपोर्टेशन डेस्टिनेशन का पता कब लगा लेगी। उनका मकसद साल डेबाल ब्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले ब्लैक होल तक पहुंचना था, इससे पहले कि दूसरी पार्टी उन्हें दोबारा पकड़ ले। इस तरह भले ही उनके दूसरे प्लान्स फेल हो जाएं या समय पर पूरे ना हो पाएं, उनके पास एक आखिरी ऑप्शन होगा, उस ब्लैक होल में घुसकर अपनी किस्मत आजमाना कि वे कहां निकलते हैं। थड 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 लूमियन जेना को लेकर आगे बढ़ा और एवेन्यू डू मार्श दिखाई देने लगा। उसने जेना का कंधा पकड़ा और अपने शरीर से क्रिम्सन फ्लेम्स निकाली, जिससे वे दोनों एक विशाल फायरबॉल में घिर गए। वो फायरबॉल जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ा। लूमियन जबरदस्ती जेना को रू आनर्की और एवेन्यू डू मार्श के इंटरसेक्शन की तरफ 7 से 8 मीटर्स ले गया। इस दौरान जेना लूमियन की तरह आग से सुरक्षित नहीं थी। उसके बाल और खाल झुलस गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपने शरीर को सिकोड़ा और क्रिम्सन फ्लेम्स का मुकाबला करने के लिए पाला फ्रॉस्ट पैदा किया, जिससे दर्द कम हो गया। पलक झपकते ही वे एवेन्यू डू मार्श के किनारे पर पहुंच गए। वहां से उन्हें दूर अंधेरे में सॉल डे बाल ब्रीज साफ दिखाई दे रहा था।
इससे लूमियन बिना कोऑर्डिनेट्स के अपनी मंजिल पहचान सका। जो उसने देखा वहीं वे पहुंचने वाले थे। उसके राइट शोल्डर पर बना ब्लैक मार्क एक बार फिर हल्की रोशनी देने लगा। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल। एक पल में लूमियन और जेन्ना उस अंधेरे के बगल में प्रकट हुए। उसी समय उनके सामने कांच जैसी एक दीवार खड़ी हो गई। वो ऊपर की तरफ फैली, जिसने पूरे साल द बाल ब्राइस को एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन की तरह घेर लिया। लूमियन और जेना ने अनजाने में ऊपर देखा और हवा में दो आकृतियां देखीं। एक जवान औरत थी जिसने ब्लू बेरे, एक बंधी हुई व्हाइट शर्ट और डार्क पैंट्स पहनी थी। उसकी बेज वेस्ट खुली थी और उसकी बॉडी पेंट से ढकी थी। उसके बाल नारंगी और छोटे थे और उसकी पीली आंखें गहरी और अलौकिक थीं, जैसे कोई दुनिया छिपा रखी हो। दूसरा आदमी अपनी 30s में था। उसने भी वैसे ही कपड़े पहने थे, लेकिन नीचे रेड पैंट्स थी। उसके चेहरे के फीचर्स सौम्य थे, आंखें नीली और दूर की चीजों को देखने वाली थीं। उसके हाथ में अभी भी एक मोटा पेंट ब्रश था और पेंट से भरी एक पैलेट थी। उनके पीछे ड्रैगन फ्लाई जैसे पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था, जिससे वे हवा में टिके थे। पेंटर्स? ये पिक्सीज? लूमियन और जेना ने तुरंत अंदाजा लगाया। उस आदमी ने हैरानी से लूमियन को देखा और ऐसी आवाज में बोला जो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, वेलकम बैक टू द हॉस्टल रूम 1। रूम 1। लूमियन की आंखें जम गईं। रूम 1? जेना हैरान होकर अपने साथी की तरफ मुड़ी। चैप्टर 467, ओल्ड बोन्स। रूम 1 टर्म सुनकर लूमियन सचमुच हैरान रह गया, यहां तक कि उसके इतने वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस के बाद भी। सेरेफीन और गैब्रियल ने पहले मेंशन किया था कि हॉस्टल में कुल 13 रूम्स थे, लेकिन रूम 1 का कभी जिक्र नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी हॉस्टल में शामिल ही नहीं हुआ। लूमियन को हमेशा ये एक मिस्टीरियस ओमिशन लगा था और उसे शक था कि इस फैक्ट में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स छिपे हैं। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब पेंटर जैसी ड्रेस पहने उस आदमी ने, जो शायद एक पिक्सी था, उसे रूम 1 कहकर पुकारा। ये बात यकीन से परे थी। लूमियन को पक्का यकीन था कि उस पर मौजूद सिंबल्स मिस्टर फूल और इनएविटेबिलिटी नाम की एंटिटी से जुड़े थे। उनका पेंटर से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि टर्मी बोरोस, जो एक इविल गॉड का एंजल था, उसके अंदर रहता था, लेकिन वो सेरेफीन जैसे हॉस्टल रूम से बुनियादी रूप से अलग था। उनके पावर के सोर्सेज अलग थे और रहने के तरीके अबोर्ड भी अलग थे। उस वक्त लूमियन ने इस बात का एनालाइज करने में वक्त बर्बाद नहीं किया कि उस पिक्सी ने उसे रूम 1 क्यों कहा या इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छिपी थी। वह एक बात जानता था, जब तक वह हवा में मौजूद उन दो दुश्मनों को जल्दी से खत्म या कंट्रोल नहीं कर लेता और साल देबाल ब्रीज एरिया के ब्लैक होल पर कब्जा नहीं कर लेता, हॉस्टल के रेजिडेंट्स को एब्नॉर्मैलिटी का एहसास हो जाएगा और वे अपने रूम से मौके पर पहुंच जाएंगे, जिससे सिचुएशन और उलझ जाएगी। रूम 1 सुनकर जेना भी उतनी ही हैरान थी, लेकिन उसने लूमियन से सवाल नहीं किया और न ही जवाब खोजने में वक्त गंवाया। उसने एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी निकाला जो ऑब्सिडियन से बना था और उसे अपने चेस्ट में घोंप लिया, जबकि उसने इसे कुछ ही घंटों पहले इस्तेमाल किया था। इस वक्त उसे अपने शरीर में जमा होने वाले म्यूटेशंस की कोई परवाह नहीं थी। उसी तरह भले ही सीएल के साथ कुछ गड़बड़ थी, उसे इसके बारे में पूछने के लिए उनके बच निकलने तक इंतजार करना था। जैसे ही एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी ने उसके चेस्ट को चीरा, जेना की पीठ से घना ब्लैक फॉग निकला, जिससे बड़े और इल्यूजरी बैटविंग्स बन गए। एक ताकतवर फड़फड़ाहट के साथ वह ब्लू बेरेट वाली औरत और रेड पैंट्स वाले आदमी की तरफ झपटी। उसी समय विच की पाम में धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम्स जमने लगीं। वे विशाल बैटविंग्स नीचे से ऊपर तक फैल गए, जिससे पेंटर्स की लाइन ऑफ साइट ढक गई। रेड पैंट्स वाले आदमी ने फुर्ती से अपना पेंट ब्रश घुमाया और उसे सिल्वर पेंट में डुबोकर अपने कपड़ों पर एक डरावनी लाइटनिंग बोल्ट बनाई। सिल्वर व्हाइट लाइटनिंग उस आदमी की सफेद शर्ट से अलग हुई और जेना के नकली काले पंखों से टकराई, जिससे उसका पूरा शरीर कड़कड़ाती इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सुन्न हो गया। वो घना ब्लैक फॉग जिससे बैटविंग्स बने थे, बिजली की वजह से कम हो गया और जेना धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, क्योंकि उसका अपनी फ्लाइट पर कंट्रोल खो गया था। उस क्रिटिकल मोमेंट पर लूमियन की फॉर्म हवा में ठीक रेड पैंट्स वाले पेंटर के पीछे प्रकट हुई। उड़ने या तैरने की एबिलिटी ना होने की वजह से लूमियन ने टेलीपोर्ट करना चुना। जेना को एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी का इस्तेमाल करके विंग्स ऑफ डार्कनेस बनाते और उन दो पिक्सीज की तरफ बहादुरी से उड़ते देख लूमियन समझ गया था कि उसकी साथी दुश्मन का अटेंशन अपनी तरफ खींच रही थी, ताकि उसे उनके टारगेट्स पर हमला करने का मौका मिल सके। विचेस शायद ही कभी इस तरह लड़ती थीं। हाँ, लूमियन चिल्लाया और उसके मुंह से हवा की लहर जैसी एक पेल येलो लाइट निकली और रेड पैंट्स वाले आदमी से टकराई। उस पेंटर के कुछ रिएक्ट करने या ये समझने से पहले कि लूमियन उसके पीछे आ गया है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गया। बिना किसी सहारे के वो सीधा जमीन पर जा गिरा। ब्लू बेरेट वाली औरत शांत रही। उसकी आंखों में आकृतियां, फिगर्स उभरने लगीं, जैसे उनके अंदर कोई दुनिया बसी हो। उनमें से एक आकृति फिक्शन और रियलिटी की सीमाओं को पार कर गई,
फैंटेसी के रेल्म से निकलकर पेंटिंग के अंदर की दुनिया में आ गई। एक लाइट ब्लू ड्रेस पहने, लंबे घने सुनहरे बालों वाली और शांत नीली आंखों वाली औरत औरोर। वह औरोर थी। इसे देखकर लूमियन का इरादा और भी पक्का हो गया। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगीं। क्या तुम औरोर को इमेजिन करने के लायक हो? जैसे ही वो आसमान से नीचे उतरा, उसके शरीर के चारों तरफ क्रिम्सन फायरबॉल्स प्रकट हुए और ब्लू बेरेट वाली औरत की तरफ छोड़े गए। उस औरत ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और उसे खालीपन वॉइड में दबाया। उसका पूरा वजूद अचानक इल्यूजरी हो गया। उसका एक्सप्रेशन खाली और ठंडा पड़ गया। बहुत सारे फायरबॉल्स उस पर गिरे, लेकिन वे फटे नहीं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। वे उसकी फिगर के पार निकल गए और पास ही जाकर फटे। उसी पल रेड पैंट्स वाला पेंटर एक कड़कड़ाती आवाज के साथ जेना के सामने गिरा। उस भयानक दर्द ने उसे लूमियन के स्पेल ऑफ हैरम की वजह से आई बेहोशी से बाहर निकाल दिया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही ब्लू बेरेट वाली औरत ने धमाके को डॉज किया, वो अपनी उस अजीब स्टेट से बाहर निकली और जेना की तरफ उड़ी, जो जमीन पर उतरने ही वाली थी। एक पल में वो जेना से टकराई, जिससे स्टारलाइट और स्पार्क्स उल्काओं मीटियर्स की तरह उड़ने लगे। क्रैक! जेना का शरीर टुकड़ों में बिखर गया और मिरर पीसेस में बदल गया, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसकी फॉर्म साल-दे-बाल ब्रीज के अंदर के गहरे अंधेरे के पास फिर से प्रकट हुई। लूमियन सरसराहट के साथ नीचे उतरा। उसके पैर जोर से जमीन पर टिके और उसका शरीर लड़खड़ाया। उसी पल उन तीनों ने, और साथ ही ब्लू बेरेट वाली औरत ने, कुछ महसूस किया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और एवेन्यू डी मार्श की तरफ जाने वाले इंटरसेक्शंस की ओर देखा। अलग थलग स्वभाव वाली औरतें, चंचल आंखें और बेरुखी भरे एक्सप्रेशंस के साथ अलग अलग दिशाओं से बाहर निकलीं। वे रूम 12 सेरेफीन और रूम 7 थीं, जिनसे लूमियन और जेना हाल ही में मिले थे। गैब्रियल चुपचाप सेरेफीन के पीछे आ रहा था। उसकी नजरें एकदम खाली थीं और चेहरा दर्द से मरोड़ा हुआ था। जेना और लूमियन को एक घबराहट महसूस हुई, जैसे वे किसी खाई में गिर रहे हों। अचानक साल-दे-बाल ब्रीज के अंदर के अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ मांस और खाल से रहित था, जो मुरझाई हुई पीली हड्डियों से बना था, जिन पर जंग के दाग थे। डॉट डॉट डॉट। उस विशाल म्यूरल वाली रहस्यमय गुफा में उस यंग पेंटर ने अपनी फॉर्म बदली और स्केलेटल पाम की पकड़ से आजाद हो गया। वो रियलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की स्टेट में था, जिसे कोई छू नहीं सकता था और न ही वो किसी को छू सकता था। वो सिर्फ देख सकता था जब रॉक वॉल और जमीन का खाली हिस्सा आपस में मिला और गहरा और चिपचिपा विस्कस हो गया, जैसे कोई अथाह दलदल स्वॉम्प हो। उसी पल उस स्वॉम्प से एक अधूरा स्केलेटन बाहर निकला, जो गहरे लाल दाग वाली हड्डियों और जंग से बना था। वह स्केलेटन प्राचीन काल का लग रहा था। उसने अपनी हड्डियों वाली उंगलियां रॉक वॉल पर बनी ऑयल पेंटिंग में घुसाईं, जो अधूरे साल-दे-बाल ब्रीज की जगह थी। उसके नीचे स्वॉम्प की गहराइयों से और भी पीली हड्डियां स्केलेटन्स रेंगकर बाहर आईं। कुछ ने टूटे हुए आयरन कलर्ड आर्मर पहने थे, कुछ के पास जंग लगे हथियार थे, कुछ के शरीर का एक तिहाई हिस्सा गायब था और कुछ के सिर ही नहीं थे। डॉट डॉट डॉट। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में एग्लीस सेंट रॉबर्ट के नीचे इंक्विजिशन के अंदर अपने ऑफिस में अंगुलेम डे फ्रांसवा ने एक गोल्डन शर्ट पहनी और अपने सबॉर्डिनेट्स द्वारा दी जा रही एक एक इंटेल को ध्यान से सुना। डीप वैली क्लॉइस्टर की दिशा में एक जोरदार धमाका। जमीन के नीचे एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। सेंट वीव कैथीड्रल ने आज रात मैक्सिमम विजिलेंस बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। डॉक्स पर कोई कल सुबह एक बड़ी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहा है और हथियार बांट रहा है। दक्षिण की फैक्ट्रीज में भी लोग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। प्यूरिफायर्स के पास मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क था। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर होने वाली इन घटनाओं की रिपोर्ट्स ने एंगुलेम को परेशान कर दिया। जब सन्नाटा छा गया और कोई और सबॉर्डिनेट रिपोर्ट देने नहीं आया, तो अंगुलेम खड़ा हुआ, अपना कॉलर ठीक किया, एक भारी डॉसिए उठाया और उसे मेज पर पटक दिया। ऐसा करते हुए प्यूरिफायर डीकन ने मन ही मन कोसा, हिडन ब्लेड, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? जब से हिडन ब्लेड ने उसे गार्डनर मार्टिन के कार्बोनारी के साथ मिलकर काम करने के बारे में बताया था, कार्बोनारी और डीप वैली क्लॉइस्टर के बीच की एनोमलीज और हॉस्टल की सिचुएशन जैसी कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी थी। सिर्फ कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन अंगुलेम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तूफान खड़ा हो रहा हो। अंगुलेम ने राहत की सांस ली और मिली हुई सारी जानकारी, हिडन ब्लेड की रिपोर्ट्स और उसके द्वारा मांगे गए क्लैरिफिकेशंस को एक डॉक्यूमेंट में संकलित किया। उसने उसे दीवार पर एक थंबटैग से पिन कर दिया, इस उम्मीद में कि वो कोई पैटर्न या छूटी हुई डिटेल समझ सके। उसकी नजरें कमरे में घूमती रहीं। कुछ समय बाद उसकी आंखें एक डॉक्यूमेंट पर टिक गईं। हिडन ब्लेड ने इग्लीस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान सेमेट्री के रहस्य के बारे में पूछा था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला था। वो पुराना कब्रिस्तान मौजूदा साल-दे-बाल ब्रीज के अंदर पड़ता था। अंगुलेमे का दिल धड़का और उसने एक बार फिर इस सवाल का जवाब खोजने का फैसला किया। यही एक ऐसी चीज थी जिसे वो इस वक्त कर सकता था।
एंगुलिमे ने मन ही मन कोसा और गुस्से में एक टेलीग्राम टाइप करने के लिए टेलीग्राफ रूम की ओर भागा। उसका इरादा बड़े अफसरों को यह बताने का था कि जब बात इंटेलिजेंस की हो तो उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशंस को लेकर इतना सख्त नहीं होना चाहिए। वो जितनी जल्दी डिटेल्स समझ पाता उतनी ही जल्दी सच सामने ला पाता और आने वाली तबाही को रोक पाता। 10 मिनट इंतजार करने के बाद एंगुलिमे को जवाब मिला। एग्लीस सेंट रॉबर्ट का पुराना कब्रिस्तान फोर्थ ईपॉक ट्रायर की सीलिंग के लिए एक नोट के ऊपर स्थित है। पास्ट में वहां एक ब्रीच हुआ था जिसकी वजह से फोर्थ ईपॉक के कुछ मुर्दे बाहर आ गए थे। उसके बाद उसे रीइंफोर्स किया गया और सिचुएशन को संभाल लिया गया। जब कैटाकोम्स के लिए सीलिंग सिस्टम ने ऐसे नोड्स को रिप्लेस किया तो पुराने कब्रिस्तान ने अपनी सिग्निफिकेंस खो दी और उसे बरकरार नहीं रखा गया। चैप्टर 468 Q&A गेम। एग्लीस सेंट रॉबर्ट का पुराना कब्रिस्तान कभी फोर्थ ईपॉक ट्रायर की सील के लिए नोड का काम करता था। हालांकि वहां लीक्स हुए थे जिससे प्राचीन मुर्दे रेंगकर बाहर आने लगे थे। एंगुलिमे ने जानकारी पर गौर किया और महसूस किया कि साल देबाल ब्रीज के नीचे छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। वो वापस ऑफिस आया और दीवार पर लगे उस पेपर को देखने लगा। वो पेपर न केवल हिडन ब्लेड की पुरानी पूछताछ को डिटेल में बताता था बल्कि उन कंडीशंस को भी दिखाता था जिनमें उसने ये सवाल पूछा था। ये सब सिक चर्च केस की उनकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। उनका गोल ट्रायर के हेरेटिक्स की अजीब खामोशी और उनकी एक्टिविटीज के पीछे की वजह जानना था, जैसे कि वे किसी बड़े काम के लिए छिप गए हों। हिडन ब्लेड को शक है कि पुराने कब्रिस्तान का सीक्रेट किसी तरह हेरेटिक्स के प्लान से जुड़ा है। वे सील को बाईपास करने और फोर्थ ईपॉक ट्रायर का दरवाजा खोलने के लिए उस पुराने लीकेज पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंगुलिमे ने अपने अनुभव से तुरंत कड़ियों को जोड़ लिया। टेलीग्राफ रूम में जाकर उसने अपने हायर अप्स को अपनी थ्योरी बताई और रिकमेंडेशन दी। जितनी जल्दी हो सके ओरिजिनल लीकेज पॉइंट की जांच के लिए 1 या 2 टीम्स अंडरग्राउंड भेजें। बेहतर होगा कि उन्हें सेंट्स लीड करें। टेलीग्राम भेजने के बाद एंगुलिमे ने चैन की सांस ली। उसका अगला काम अपनी टीम को इकट्ठा करना और पुलिस, मिलिट्री पुलिस और आर्मी के साथ तालमेल बिठाना था ताकि सुबह होने से पहले प्रोटेस्ट्स दंगों में न बदल जाएं। ये प्रोसेस तय तौर पर आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर और कार्बोनारी के मेंबर्स के साथ झड़पों की ओर ले जाएगी। इसमें बियॉन्डर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा 007 के रूप में एंगुलिमे को हिडन ब्लेड से कांटेक्ट करने और पुराने कब्रिस्तान का सीक्रेट शेयर करने का मौका ढूंढना था। अब टेलीग्राम ग्रुप में मामूली बातों के लिए वक्त नहीं था, उसे अपना प्री अरेंज्ड प्रैक्टिकल अप्रोच एक्टिवेट करना था। अपार्टमेंट 601 3 rue des Blouses Blanches। सीएल भी गायब है। मैडम जजमेंट और डीमोनेस ऑफ ब्लैक को गार्डनर मार्टिन की एबनॉर्मैलिटी के बारे में बताने के बाद फ्रैंका मार्केट डिस्ट्रिक्ट वापस आई, लेकिन वहां उसे पता चला कि जेना, जिसे बिस्तर पर सोया होना चाहिए था, गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि वो घर की जांच कर पाती, एंथनी रीड वहां आया और रिपोर्ट दी कि लूमियन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। वहां लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। हाँ, एंथनी रीड इस बात को लेकर और भी पक्का था कि कुछ गड़बड़ है। यह लूमियन का सोने के लिए किसी सेफ हाउस में जाना नहीं था। यहाँ भी संघर्ष के कोई निशान नहीं है। फ्रैंका गेस्ट बेडरूम के दरवाजे तक गई और उस उठे हुए ब्लैंकेट को देखा। वो बता सकती थी कि जेना ने जाने से पहले अपना वक्त लिया था। उसने न केवल अपने पजामाज उतारे और फीमेल मर्सनरी वाले कपड़े पहने, बल्कि उसने बेडरूम को बिखेरा भी नहीं था। फ्रैंका ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मुमकिन वजहों के बारे में सोचने लगी। हालांकि वो जानती थी कि ये एक सीरियस मैटर है, फिर भी उसने आदत के मुताबिक मन ही मन शिकायत की, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों भाग गई। इन थॉट्स के बीच उसे याद आया कि जेना ने साइबॉर्ग मंक से मिला वो ग्रेश व्हाइट क्लॉथ बैग उस अजीब लड़के विल को नहीं सौंपा था। फ्रैंका ने तुरंत कॉफी टेबल की तरफ देखा जहां वो पहले रखा हुआ था। उस बैग को गायब देखकर डीमोनेस ऑफ प्लेजर ने राहत की सांस ली। जेना को उस अजीब लड़के विल ने नोटिफाई किया होगा कि वो मिशन आइटम कहीं डिलीवर करे और अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करे। और सीएल क्यों गायब हुआ? क्या विल की रिक्वेस्ट सीएल के साथ जाने की थी? हाँ, आखिर उसे सीएल की मेजर आर्काना कार्ड होल्डर मैडम मैजिशियन ने इनवाइट किया था। ये कोई भयानक बात नहीं लग रही? एंथनी रीड ने फ्रैंका की बदली हुई हालत को भांप लिया। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। फ्रैंका ने एक पाम साइज्ड मिरर निकाला। मैं कंफर्म करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल करूंगी। उसने जेना के पजामाज उठाए और अपने खाली हाथ से मिरर को सहलाया। साथ ही उसने हर्मेस भाषा में कहा, सीलिया बेलो की करंट लोकेशन, सीलिया बेलो की करंट लोकेशन। हालांकि डिविनेशन के लिए जेना नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि वो लंबे समय से स्टेज नेम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फ्रैंका को लगा कि ऐसे वक्त में उसका असली नाम इस्तेमाल करना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अपार्टमेंट के गैसलिट लिविंग रूम में रोशनी धुंधली हो गई और माहौल भारी हो गया। मिरर की सरफेस से एक एक्वियस लाइट निकली, जैसे वो किसी नदी की गहराइयों में डूब गया हो। हालांकि फ्रैंका को कुछ नहीं दिखा।
मिरर में शोर की तरह स्नोफ्लेक्स आते रहे। डिविनेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। फ्रांका ने फिर से नाक से कोड़ी। क्या ये उस अजीब लड़के विल की मौजूदगी की वजह से हो सकता है? हालांकि मिशन आइटम सौंपने और लकी गोल्ड कॉइन हासिल करने के बाद जेना को विल से अलग हो जाना चाहिए था। वे 5 मिनट से ज्यादा साथ नहीं रहे होंगे। थियोरेटिकली ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फ्रांका सावधान थी। हम 5 मिनट में फिर कोशिश करेंगे। एंथनी रीड ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं ओबर्ज डू कॉक डोर जाकर सीएल का कोई कपड़ा ले आऊं? जरूरत नहीं है। फ्रैंका ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उस साथी पर मिस्टर फूल की सील और ब्लड एम्परर का ऑरा है। ये अजीब होगा अगर मुझे डिविनेशन से कुछ मिल जाए। वक्त बीतता गया और आखिरकार 5 मिनट पूरे हुए। फ्रांका ने जेना की लोकेशन जानने के लिए फिर से मैजिक मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल किया। अभी भी कोई जवाब नहीं मिला और कोई सीन सामने नहीं आया। ये सही नहीं है। फ्रांका तुरंत मैजिक मिरर डिविनेशन के उस फॉर्म पर शिफ्ट हो गई जिसमें कुछ एंटिटीज से प्रार्थना की जाती है। उस डार्क मिरर में पानी की आवाज के साथ एक बूढ़ी आवाज गूंजी, सीलिया बेलो एक अनडिटेक्टेबल लोकेशन पर है। अनडिटेक्टेबल। फ्रैंका को लगने लगा कि प्रॉब्लम उसकी उम्मीद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रबलसम है, इसलिए उसने पूछा, लूमियन ली अब कहाँ है? पानी की आवाज के बीच उस बूढ़ी आवाज ने जवाब दिया, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। वो आवाज धीरे धीरे कंफ्यूजन और डिसऑर्डर में खो गई। फ्रांका ने जल्दी से मैजिक मिरर डिविनेशन खत्म किया। वो टहलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसे इस बारे में मैडम जजमेंट को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले फ्रांका ने अपने दांत पीसे और एंथनी रीड से कहा, मैं एक अनजान और हिडन एंटिटी से प्रार्थना करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उसके डिविनेशन के रिजल्ट सबसे प्रिसाइज होते हैं। शायद वो हमें जवाब दिलाने में मदद कर सके, लेकिन तुम्हें गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की कसम खानी होगी कि तुम बाद में जो कुछ भी सुनोगे उसे किसी को नहीं बताओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलिट्री ग्रीन कपड़ों में एंथनी ने अपने चेस्ट पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम बनाया। एंथनी द्वारा अपने आराध्य देव की कसम खाने के बाद फ्रांका नहीं हिचकिचाई। उसने रिचुअल के तरीके से 3 कैंडल्स जलाईं और कमरे के गैस वॉल लैंप्स बुझा दिए। धुंधली रोशनी में उसके राइट हैंड ने मिरर की सरफेस को 3 बार सहलाया और उसने हर्मिस में एक ऑनरिफिक नेम पढ़ा। वे आंखें जो सभी जीवित प्राणियों को देखती हैं, प्राइमोडियल लैंड का स्टिग्माटा, वो सर्वज्ञ जो द फूल की सेवा करता है, महान एरोड्स। मेकअप मिरर का कांच काला पड़ गया और पानी जैसी रोशनी छोड़ने लगा। एक साइकाइट्रिस्ट के रूप में एंथनी रीड को अचानक बेचैनी महसूस हुई, जैसे आंखों के एक जोड़े ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया हो। फ्रांका ने अपनी तैयारियां पूरी की और पूछा, मेरी सहेली सेलिया बेलो अब कहाँ है? मिरर में पानी जैसी रोशनी चमकी और एक इमेज सामने आई। वो एक माइन थी जो इतनी ब्लरी थी कि डिटेल्स साफ नहीं दिख रहे थे। उसके तुरंत बाद सीन बदल गया और एवेन्यू डू मार्श का एक हिस्सा दिखने लगा। फ्रांका ने उसे तुरंत साल डिबाल ब्रीस एरिया के रूप में पहचान लिया, लेकिन वहां बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। उसकी जगह एक डार्क और क्रिस्टल जैसी बैरियर ने ले ली थी। जेना लाइट ब्लू ड्रेस पहने उस बैरियर के पास खड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। उसके बगल में एक फिगर थी जिसके लूमियन होने का शक था। जैसा कि उम्मीद थी वे साथ हैं। ये जगह कहाँ है? जैसे ही ये थॉट्स फ्रैंका के दिमाग में आए, उसने मिरर पर खून से टपकते हुए एंशिएंट फेसैक शब्दों की कुछ लाइंस देखीं। रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के आधार पर अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। अगर तुमने गलत जवाब दिया या झूठ बोला तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फ्रैंका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सवाल का इंतजार करने लगी। खून जैसे लाल अक्षरों ने एक और सेंटेंस बनाया, क्या तुमने कभी जेना के साथ ट्रायरियंस की फेवरेट एक्टिविटी करने की फैंटेसी की है? शुक्र है। फ्रैंका ने चैन की सांस ली। इस सवाल की शर्मिंदगी जेना की मौजूदगी पर निर्भर करती थी। अगर वो यहां होती तो फ्रैंका अपना सिर दीवार पर मारना पसंद करती, लेकिन अभी सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट देख रहा था। क्या एक साइकाइट्रिस्ट को ये बताने में कोई प्रॉब्लम है कि मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मैं औरतों को पसंद करती हूँ, अपनी सहेली को इतना ज्यादा कि मैं उसके साथ वो करना चाहती हूँ? फ्रैंका खुद को ब्लश करने से नहीं रोक सकी, लेकिन उसने आराम से जवाब दिया, हाँ मैंने की है। देख रहे एंथनी रीड को जरा भी हैरानी नहीं हुई। एक स्पेक्टेटर के तौर पर अगर वो जेना के बारे में फ्रैंका के एबनॉर्मल फीलिंग्स और थॉट्स का पता नहीं लगा पाता तो इसका मतलब होता कि वो स्टैंडर्ड का नहीं है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फ्रैंका इतनी शांत रहेगी और शर्माएगी नहीं। फ्रैंका ने फिर मैजिक मिरर से पूछा, एवेन्यू डू मार्श कहाँ है जहां जेना अभी है? इस बार मिरर में कोई सीन नहीं आया। उसकी जगह ब्राइट रेड टर्म्स सामने आए, अ वर्ल्ड इन अ पेंटिंग। अ वर्ल्ड इन अ पेंटिंग। पेंटर, पिक्सी। फ्रैंका ने तुरंत कड़ियां जोड़ी और एक अंदाजा लगाया। मिरर की सरफेस पर खून भरे शब्द मुड़े और नए शब्द बन गए। रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के आधार पर अब मेरी बारी है सवाल पूछने की।
क्या तुमने कभी लूमियन ली के साथ ट्रायरियंस की फेवरेट एक्टिविटी करने की फैंटेसी की है? फ्रांका का चेहरा जलने लगा। वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। माँ, मैंने नहीं की। वो अनजाने में जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे बिजली का झटका लगने का दर्द याद आया। उसने मैजिक मिरर को देखा और पास खड़े साइकाइट्रिस्ट को भूलने की कोशिश की। उसके होंठ कांपे और उसने जवाब दिया, माँ, मैंने की है। कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, मैं अपने सपनों में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। एंथनी रीड ने अपनी नजर फ्रैंका के चेहरे की तरफ नहीं जाने दी और न ही अपना एक्सप्रेशन बदला। ये ऐसा था जैसे उसने जो कुछ देखा और सुना वो मामूली बात हो। ये एक साइकाइट्रिस्ट की बेसिक प्रोफेशनलिज्म थी। फ्रांका ने जल्दी से मैजिक मिरर डिविनेशन खत्म किया और मास्टर बेडरूम में चली गई। उसने लूमियन जेना के गायब होने और मैजिक मिरर डिविनेशन के जवाबों की जानकारी इकट्ठा की और मैडम जजमेंट को रिपोर्ट कर दी। ये काम पूरा करके जब वो लिविंग रूम में लौटी और एंथनी रीड के साथ सिचुएशन डिस्कस करने वाली थी, तभी उसने ट्रायर के नॉर्थ वेस्ट से एक गड़गड़ाहट सुनी। ये ऐसा था जैसे बहुत सारी कैनन्स एक साथ चल रही हों। चैप्टर 470, 3 हेड्स 6 आर्म्स। लूमियन और जेना अंधेरे में कूद गए। वो इलाका जो हॉस्टल के रूम्स और ब्लू बिरेटेड पिक्सी के पुरानी हड्डियों के जाल से बचने से पहले साल-दे-बाल ब्रीज होना चाहिए था। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। फिर आगे स्पिरिचुअल लाइट की कुछ बूंदें दिखाई दी। वे चमकते सितारों की तरह एक साथ आने लगे और इतने घने हो गए जैसे हीरों से सजा काला मखमली पर्दा हो या पानी में रेत के अनगिनत कण। इन स्पिरिचुअल लाइट्स के बीच एक पुराना, भारी, इल्यूजरी और रहस्यमय दरवाजा डिस्टॉर्शन में उभर कर आया। वह लोहे जैसा काला था, जिसकी सतह गहरे लाल रंग के जंग से खराब हो चुकी थी, जैसे उस पर बहुत सारा खून बहाया गया हो। डॉट डॉट डॉट। अंडरग्राउंड ट्रायर में अनडिटेक्टेबल माइन के अंदर। अपनी अनटचेबल स्टेट में पेंटर ने पीले कंकालों को चट्टान की दीवार पर बनी विशाल ऑयल पेंटिंग में शोर मचाते हुए घुसते देखा। पहले से खाली साल-दे-बाल ब्रीज में लोहे जैसी काली और गहरी लाल रेखाएं खुद ब खुद उभर आईं, जिससे एक ऐसा दरवाजा बन गया जो असलियत में मौजूद नहीं होना चाहिए था। अभी समय नहीं हुआ है। अभी समय नहीं हुआ है। पेंटर, जिसकी पतलून के पैरों पर टैसल्स सजे थे, खाली नजरों से घूरने लगा। उसे इस तरह के विकास पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वो और उसके साथी इस काल्पनिक दरवाजे को चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि इसका असफल होना तय था। ज्यादा से ज्यादा वे फिर से शुरू करने से पहले इसका 5वां हिस्सा ही पूरा कर पाते। वे अनुभव के लिए डटे रहे, ये उम्मीद करते हुए कि एक बार रिचुअल शुरू होने के बाद वे जरूरी हिस्सों को तेजी से बना सकेंगे। हॉस्टल की ऑयल पेंटिंग का मुख्य हिस्सा पहले ही पूरा करने के बाद उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। क्यों न कुछ बार और कोशिश की जाए, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। अब उनकी कोशिशों के बिना ही एक मिरेकल सामने आ गया था। पेंटर अपने सामने हो रहे बदलाव को हैरानी और उम्मीद के मिले जुले भाव से देखने लगा। वो गुफा की छत की ओर देखे बिना नहीं रह सका और चुपचाप बुदबुदाया, क्या हमें प्रवेश द्वार दिखाने के लिए ऊपर से सहयोग की जरूरत नहीं है? क्या पेंटिंग की दुनिया की ये असामान्यता इसका कारण बन सकती है? अगर हम समय पर सरफेस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए तो भले ही प्रवेश द्वार दिख जाए, हम सील को पार करके अंदर नहीं जा पाएंगे। डॉट डॉट डॉट। लूमियन और जेना ऐसे नीचे गिरे जैसे किसी डार्क पाइप से गुजर रहे हों, बिना किसी नियंत्रण के उस वॉइड की ओर बढ़ते हुए जो स्पिरिचुअल स्पेक्स ऑफ लाइट और खून से सने जंग लगे दरवाजे से सजा था। लगभग उसी समय लूमियन की बाईं छाती गर्म हो गई और एक अनंत ऊंचाई और दूरी से उसके कानों में डरावनी बुदबुदाहट गूंजने लगी। इस एहसास से परिचित होने के कारण जो उसके शरीर में इनएविटेबिलिटी के भ्रष्टाचार का संकेत था, लूमियन जान गया कि टर्मीबोरोस कुछ कर रहा था और मिस्टर फूल की सील ट्रिगर हो गई थी। हालांकि पहले के विपरीत लूमियन ने इनएविटेबिलिटी की शक्ति चुराने के लिए सील को तोड़ने की कोशिश नहीं की। नतीजतन वो असहनीय दर्द की स्थिति में नहीं पहुंचा, बस थोड़ा मदहोश सा महसूस कर रहा था। अपनी उस सुस्ती में लूमियन ने सेरेफीन रूम 7 को सफेद हॉल्टर ड्रेस में देखा। अलग अलग रूप और पहनावे वाले अन्य रूम्स फिर भी लगभग एक जैसे स्वभाव वाले पेंटिंग की दुनिया से अलग होते और नकली एवेन्यू ड्यू मार्च के साथ ओवरलैप होते दिखाई दिए। इन रूम्स की बाईं छाती से हल्की चमक निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि उन पर भी सील्स थीं। लूमियन का सिर चकरा गया क्योंकि उसके सामने एक नजारा, चाहे वो असली हो या नकली, सामने आया। सेरेफीन और बाकी 12 रूम्स वॉइड में चले गए और उसे घेर लिया। अदृश्य और छिपे हुए संबंध आपस में जुड़ रहे थे। जेन्ना, जिसका हाथ लूमियन ने पकड़ रखा था, ने कुछ महसूस किया और अपना सिर घुमाया। लूमियन के बाएं और दाएं कंधों का मांस कांपने लगा और 2 इल्यूजरी सिर निकल आए। एक सिर 10 साल के लूमियन जैसा दिखता था, जो गंदगी से ढका था और उसकी आंखें निर्दयता से भरी थीं। दूसरा लगभग 30 साल का था, जिसके बाल खून जैसे लाल और आंखें लोहे जैसी काली थीं। वो हिंसक और पागल दिख रहा था। वो जेन्ना को ऐसा लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में आ गई हो,
अपने साथी को एक दानव में बदलते हुए देखकर लूमियन का शरीर फैल गया। उसने जेना को हथेली के आकार की कठपुतली की तरह पकड़ लिया। उसके पीछे उसकी पसलियों से काल्पनिक हाथ निकल आए। लूमियन ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया। उसने जेना की आंखों में अपना वर्तमान रूप देखा। 3 सिरों वाला, 6 हाथों वाला एक दानव। ये कॉर्डू के खंडहरों में मिले राक्षस से काफी मिलता जुलता था। हालांकि लूमियन ने अपना आपा नहीं खोया। उसे यकीन था कि उसकी छाती पर मिस्टर फूल की सील और टर्मी बोरोस अभी भी सलामत थे। एक इल्यूजरी टक्कर की गूंज हुई जब लूमियन उस प्राचीन, भारी और रहस्यमय दरवाजे से टकराया, जिससे वो कांपने और चरमराने लगा। वह खुलने ही वाला था। उसी समय काले मखमली पर्दे पर स्पिरिचुअल स्पॉट्स जल उठे, जिससे खून और जंग से सना लोहे जैसा काला दरवाजा स्थिर हो गया। इसे देखते और महसूस करते हुए लूमियन अचानक समझ गया कि हॉस्टल क्या था, उसे रूम 1 क्यों कहा जाता था और हेरेटिक्स के इरादे और प्लान्स क्या थे। हॉस्टल का कॉन्सेप्ट शायद ट्री ऑफ शैडो की आपदा के बाद उभरा था। किसी समय समाज से बाहर किए गए माइपू मायर ने अन्य संप्रदायों के साथ संपर्क स्थापित किया, उन्हें लूमियन के अस्तित्व और स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उस स्थिति की नकल की जहां एक दुष्ट देवता का ब्लेसेड लूमियन के शरीर के अंदर सील किया गया था, जिससे हॉस्टल रूम्स 2 से 13 बने। उन्होंने विभिन्न दुष्ट देवताओं के ब्लेस्ड को रहने के लिए आमंत्रित किया। इस व्यवस्थित समानता के आधार पर उनके बीच एक रहस्यमय संबंध स्थापित किया। जब लूमियन ने पेंटिंग की दुनिया में प्रवेश किया, तो हॉस्टल के अन्य रूम्स पर की गई कार्रवाई लूमियन पर किए गए कार्यों के बराबर थी। जब हॉस्टल ने आकार लिया और सभी रूम्स एक साथ जोड़े गए, तो लूमियन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। चूंकि रूम्स ने अपने निवासियों के स्तर दिखाए थे, लूमियन में भी वैसा ही बदलाव आया। उसके अंदर का निवासी एक एंजल था, टर्मी बोरोस। इस मिस्टिसिज्म पर आधारित हॉस्टल रिचुअल के बाद लूमियन ने एक एंजल की ताकत या एक सच्चे मिथिकल क्रीचर के रूप के बिना भी संक्षेप में एक एंजल का स्तर प्राप्त कर लिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि वॉइजन सांसों और कंपनी ने कमरा क्यों नहीं छोड़ा और सीधे लूमियन पर हमला क्यों किया। टर्मी बोरोस सील था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे भी चाहते थे। उन्हें रिचुअल समाप्त होने तक इस स्थिति को बनाए रखना था। बेशक हेरेटिक्स इतने दयालु नहीं थे कि लूमियन को इनेविटेबिलिटी एंजल की स्थिति का अनुभव करने में मदद करें। उनका लक्ष्य इस अवसर का उपयोग 4th ईपॉक ट्रायर में प्रवेश करने के लिए करना था, एक एंजल के स्तर का उपयोग करके दरवाजा खोलना। इसलिए हॉस्टल को मार्केट डिस्ट्रिक्ट के कुछ क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा और पर्यावरणीय समानताएं दिखानी पड़ी। लूमियन ने अनुमान लगाया कि साल डिबाल ब्रीज का अंडरग्राउंड हिस्सा सील के एक कमजोर स्थान से मेल खाता था। अतीत में वहां समस्याएं भी हुई थीं। अलिस्टा ट्यूडर के ऑरा के मार्गदर्शन में कई पुरानी हड्डियां बाहर निकल आई थीं। भ्रष्टाचार लीक हो गया, जिससे 13th एवेन्यू डिमाश प्रभावित हुआ। इससे लूमियन को आश्चर्य हुआ कि क्या मार्केट डिस्ट्रिक्ट में उसका आगमन और ओबर्ज डू कॉक डोर में उसका रुकना उस आकर्षण से संबंधित था जो अंडरग्राउंड क्षेत्र का हंटर्स पर था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के कारण पेंटिंग की दुनिया में साल दे बाल ब्रीज खाली और अंधेरा रहा। इसके आसपास की सड़कें और जो लोग अक्सर पास में दिखाई देते थे, उनके रूप की नकल की गई थी। जब संबंधित रिचुअल सही मायने में शुरू होगा, तो सरफेस का मार्केट डिस्ट्रिक्ट और अंडरग्राउंड मार्केट डिस्ट्रिक्ट संभवतः आपस में बदल जाएंगे। हकीकत एक बनावट बन जाएगी और बनावट हकीकत बन जाएगी, जिससे साल दे बाल ब्रीज से संबंधित सील सामने आ जाएगी या उसकी रूपरेखा दिखने लगेगी, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जब समय आएगा, लूमियन जो एक एंजल है, 4th ईपॉक ट्रायर का दरवाजा खोल सकता था। माइपो मायर का मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापसी का उद्देश्य उसकी एक्टर क्षमताओं का लाभ उठाना था, जो अलग अलग व्यक्तियों के रूप में काम कर सके। वह विभिन्न घरों में प्रवेश करता और पिक्सीज को इन सड़कों की बारीकियों को समझने में मदद करता, ताकि हॉस्टल की विशाल पेंटिंग को पूरा किया जा सके। उसे चिंता थी कि लूमियन, फ्रैंका और अन्य लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए उसने उनके कमरों से परहेज किया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अपने नीचे के रहस्यमय दरवाजे को देखते हुए लूमियन ने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो आजाद नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चुंबक उसे, जो अब एक एंजल है, दरवाजे के पीछे खींच रहा हो, जिससे वो अनचाहे ही अंदर घुसने लगा। आसपास के अंधेरे में स्पिरिचुअल पॉइंट्स की अनगिनत बूंदों के लिए धन्यवाद, खून और जंग से सना वो पुराना दरवाजा नहीं खुला। लूमियन ने महसूस किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉस्टल रिचुअल पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। वो और जेना समय से पहले पेंटिंग की दुनिया में घुस गए थे, जिससे हेरेटिक्स की व्यवस्था में खलल पड़ गया था। अब यदि हॉस्टल रिचुअल को पूरा किया जाना था और सरफेस और अंडरग्राउंड को आपस में बदलना था, तो कम से कम 2 मुख्य बिंदु ऐसे थे जिनका मिलान नहीं हो पा रहा था। पहला, सबटरेनियन सील, जिसे केवल ट्रायर को नष्ट करके और यहाँ के अधिकांश लोगों को खत्म करके ही मुक्त किया जा सकता था। अब वास्तविकता और बनावट के बीच बदलाव एक एंजेलिक स्तर की अस्थायी प्राप्ति और सील में कमजोरी की खोज की स्थिति में था।
इस प्रकार आवश्यकता को काफी कम किया जा सकता था। हालांकि आवश्यकता को और कम करने के लिए सरफेस ट्रायर पर अराजकता लाने वाले दंगे की जरूरत होगी। दूसरा, पेंटिंग की दुनिया में दोपहर थी और सूरज ढल रहा था। आसमान अभी भी उज्जवल था, लेकिन वास्तव में यह आधी रात का समय था। चांदनी मध्यम थी और अंधेरा घना था। एवेन्यू du Marché मार्केट डिस्ट्रिक्ट। डबल ब्रेस्टेड भूरे रंग के कोट में आंगुलन डे फ्रांसवा ने कागज पर इग्लीज सैं रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान के रहस्य को नोट किया और इसे हिडन ब्लेड द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित घर में रख दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वो समय रहते इसे खोज लेगी। प्यूरिफायर डीकम ने अपने रोबोट को इमरे और वैलेंटाइन की ओर निर्देशित किया, जो साल डिबाल ब्रीज के पास इंतजार कर रहे थे। उसी समय तोपों की गूंज उसके कानों तक पहुंची। सहज रूप से उसने अपना सिर घुमाया और ट्रायर के आसमान को लपटों से रोशन देखा। एक सेना का विद्रोह। एंगुलमे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब डायोसिस के अधिकांश प्यूरिफायर्स को सुबह होने के बाद हड़तालों, मार्च और विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए तैनात किया गया था। अप्रत्याशित रूप से मिलिट्री कैंप में मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बड़े पैमाने पर हड़ताल की खबर जानबूझकर हमें भेजी गई थी ताकि हमारी ताकतों को बिखेरने के लिए मजबूर किया जा सके और थोड़े समय में समस्या को हल करने के लिए जनशक्ति को व्यवस्थित करना हमारे लिए असंभव बना दिया जाए? आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की कोई साजिश? एंगुलेमे को तुरंत संदेह हुआ। क्वार्टियर इरास्ट में सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर से एक उजाड़ इलाका उभर कर आया जो अशांति और अंधेरे में घिर गया था। लेडी मून की आवाज गूंजी, उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी जब उसने मैजिशियन और जस्टिस को संबोधित किया। आपने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस बार हमें कौन पनाह दे रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वाह! बच्चे का रोना बहुत तेज था, जिससे अनंत सुनहरी धूप निकलने लगी। पूरा सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर एक दहकते हुए सूरज में बदल गया, जो तूफानी आंधी को चीरता हुआ और स्पेस को डिस्टॉर्ट करता हुआ निकला। असली ट्रायर में अभी भी सो रहे नागरिक सूरज की रोशनी से अचानक जाग गए। अपार्टमेंट 601 में फ्रांका और एंथनी रीड ने सहज रूप से अचानक चमकीले हुए आसमान की ओर देखा। एक चकाचौंध भरा सुनहरा सूरज आसमान में लटका था, जो पश्चिम की ओर स्थित था। चैप्टर 470, 3 हेड्स 6 आर्म्स। लूमियन और जेना अंधेरे में कूद गए, वो इलाका जो हॉस्टल के रूम्स और ब्लू बेरेटेड पिक्सी के पुरानी हड्डियों के जाल से बचने से पहले साल दे बाल ब्रीज होना चाहिए था। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया, फिर आगे स्पिरिचुअल लाइट की कुछ बूंदें दिखाई दी। वे चमकते सितारों की तरह एक साथ आने लगे और इतने घने हो गए जैसे हीरों से सजा काला मखमली पर्दा हो या पानी में रेत के अनगिनत कण। इन स्पिरिचुअल लाइट्स के बीच एक पुराना, भारी, इल्यूजरी और रहस्यमय दरवाजा डिस्टॉर्शन में उभर कर आया। वह लोहे जैसा काला था, जिसकी सतह गहरे लाल रंग के जंग से खराब हो चुकी थी, जैसे उस पर बहुत सारा खून बहाया गया हो। अंडरग्राउंड ट्रायर में अनडिटेक्टेबल माइन के अंदर अपनी अनटचेबल स्टेट में पेंटर ने पीले कंकालों को चट्टान की दीवार पर बनी विशाल ऑयल पेंटिंग में शोर मचाते हुए घुसते देखा। पहले से खाली साल दे बाल ब्रीज में लोहे जैसी काली और गहरी लाल रेखाएं खुद ब खुद उभर आईं, जिससे एक ऐसा दरवाजा बन गया जो असलियत में मौजूद नहीं होना चाहिए था। अभी समय नहीं हुआ है। पेंटर, जिसकी पतलून के पैरों पर टैसल्स सजे थे, खाली नजरों से घूरने लगा। उसे इस तरह के विकास पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वो और उसके साथी इस काल्पनिक दरवाजे को चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे, वे जानते थे कि इसका असफल होना तय था। ज्यादा से ज्यादा वे फिर से शुरू करने से पहले इसका 5वां हिस्सा ही पूरा कर पाते। वे अनुभव के लिए डटे रहे, ये उम्मीद करते हुए कि एक बार रिचुअल शुरू होने के बाद वे जरूरी हिस्सों को तेजी से बना सकेंगे। हॉस्टल की ऑयल पेंटिंग का मुख्य हिस्सा पहले ही पूरा करने के बाद उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। क्यों न कुछ बार और कोशिश की जाए, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। अब उनकी कोशिशों के बिना ही एक मिरेकल सामने आ गया था। पेंटर अपने सामने हो रहे बदलाव को हैरानी और उम्मीद के मिले जुले भाव से देखने लगा। वो गुफा की छत की ओर देखे बिना नहीं रह सका और चुपचाप बुदबुदाया, क्या हमें प्रवेश द्वार दिखाने के लिए ऊपर से सहयोग की जरूरत नहीं है? क्या पेंटिंग की दुनिया की ये असामान्यता इसका कारण बन सकती है? अगर हम समय पर सरफेस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए तो भले ही प्रवेश द्वार दिख जाए, हम सील को पार करके अंदर नहीं जा पाएंगे। लूमियन और जेना ऐसे नीचे गिरे जैसे किसी डार्क पाइप से गुजर रहे हों, बिना किसी नियंत्रण के उस वॉइड की ओर बढ़ते हुए जो स्पिरिचुअल स्पेक्स ऑफ लाइट और खून से सने जंग लगे दरवाजे से सजा था। लगभग उसी समय लूमियन की बाईं छाती गर्म हो गई और एक अनंत ऊंचाई और दूरी से उसके कानों में डरावनी बुदबुदाहट गूंजने लगी। इस एहसास से परिचित होने के कारण, जो उसके शरीर में इनएविटेबिलिटी के भ्रष्टाचार का संकेत था, लूमियन जान गया कि टर्मीबोरोस कुछ कर रहा था और मिस्टर फूल की सील ट्रिगर हो गई थी।
हालांकि पहले के विपरीत लूमियन ने इनेविटेबिलिटी की शक्ति चुराने के लिए सील को तोड़ने की कोशिश नहीं की। नतीजतन वो असहनीय दर्द की स्थिति में नहीं पहुंचा, बस थोड़ा मदहोश सा महसूस कर रहा था। अपनी उस सुस्ती में लूमियन ने सेरेफीन रूम 7 को सफेद हॉल्टर ड्रेस में देखा। अलग अलग रूप और पहनावे वाले अन्य रूम्स फिर भी लगभग एक जैसे स्वभाव वाले पेंटिंग की दुनिया से अलग होते और नकली एवेन्यू ड्यू मार्च के साथ ओवरलैप होते दिखाई दिए। इन रूम्स की बाईं छाती से हल्की चमक निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि उन पर भी सील्स थीं। लूमियन का सिर चकरा गया, क्योंकि उसके सामने एक नजारा, चाहे वो असली हो या नकली, सामने आया। सेरेफीन और बाकी 12 रूम्स वॉइड में चले गए और उसे घेर लिया। अदृश्य और छिपे हुए संबंध आपस में जुड़ रहे थे। जेन्ना, जिसका हाथ लूमियन ने पकड़ रखा था, ने कुछ महसूस किया और अपना सिर घुमाया। लूमियन के बाएं और दाएं कंधों का मांस कांपने लगा और दो इल्यूजरी सिर निकल आए। एक सिर 10 साल के लूमियन जैसा दिखता था, जो गंदगी से ढका था और उसकी आंखें निर्दयता से भरी थीं। दूसरा लगभग 30 साल का था, जिसके बाल खून जैसे लाल और आंखें लोहे जैसी काली थीं। वो हिंसक और पागल दिख रहा था। वो जेन्ना को ऐसा लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में आ गई हो, अपने साथी को एक दानव में बदलते हुए देखकर। लूमियन का शरीर फैल गया। उसने जेन्ना को हथेली के आकार की कठपुतली की तरह पकड़ लिया। उसके पीछे उसकी पसलियों से काल्पनिक हाथ निकल आए। लूमियन ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया। उसने जेना की आंखों में अपना वर्तमान रूप देखा। 3 सिरों वाला, 6 हाथों वाला एक दानव। ये कॉर्डू के खंडहरों में मिले राक्षस से काफी मिलता जुलता था। हालांकि लूमियन ने अपना आपा नहीं खोया। उसे यकीन था कि उसकी छाती पर मिस्टर फूल की सील और टर्मीबोरोस अभी भी सलामत थे। एक इल्यूजरी टक्कर की गूंज हुई जब लूमियन उस प्राचीन, भारी और रहस्यमय दरवाजे से टकराया, जिससे वो कांपने और चरमराने लगा। वह खुलने ही वाला था। उसी समय काले मखमली पर्दे पर स्पिरिचुअल स्पॉट्स जल उठे, जिससे खून और जंग से सना लोहे जैसा काला दरवाजा स्थिर हो गया। इसे देखते और महसूस करते हुए लूमियन अचानक समझ गया कि हॉस्टल क्या था, उसे रूम 1 क्यों कहा जाता था और हेरेटिक्स के इरादे और प्लान्स क्या थे। हॉस्टल का कॉन्सेप्ट शायद ट्री ऑफ शैडो की आपदा के बाद उभरा था। किसी समय समाज से बाहर किए गए माइपू मायर ने अन्य संप्रदायों के साथ संपर्क स्थापित किया, उन्हें लूमियन के अस्तित्व और स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उस स्थिति की नकल की जहां एक दुष्ट देवता का ब्लेसेड लूमियन के शरीर के अंदर सील किया गया था, जिससे हॉस्टल रूम्स 2 से 13 बने। उन्होंने विभिन्न दुष्ट देवताओं के ब्लेस्ड को रहने के लिए आमंत्रित किया। इस व्यवस्थित समानता के आधार पर उनके बीच एक रहस्यमय संबंध स्थापित किया। जब लूमियन ने पेंटिंग की दुनिया में प्रवेश किया, तो हॉस्टल के अन्य रूम्स पर की गई कार्रवाई लूमियन पर किए गए कार्यों के बराबर थी। जब हॉस्टल ने आकार लिया और सभी रूम्स एक साथ जोड़े गए, तो लूमियन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। चूंकि रूम्स ने अपने निवासियों के स्तर दिखाए थे, लूमियन में भी वैसा ही बदलाव आया। उसके अंदर का निवासी एक एंजल था, टर्मीबोरोस। इस मिस्टिसिज्म पर आधारित हॉस्टल रिचुअल के बाद लूमियन ने एक एंजल की ताकत या एक सच्चे मिथिकल क्रीचर के रूप के बिना भी संक्षेप में एक एंजल का स्तर प्राप्त कर लिया था। इससे स्पष्ट हो गया कि वॉइजन सांसों और कंपनी ने कमरा क्यों नहीं छोड़ा और सीधे लूमियन पर हमला क्यों किया। टर्मीबोरोस सील था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे भी चाहते थे। उन्हें रिचुअल समाप्त होने तक इस स्थिति को बनाए रखना था। बेशक हेरेटिक्स इतने दयालु नहीं थे कि लूमियन को इनेविटेबिलिटी एंजल की स्थिति का अनुभव करने में मदद करें। उनका लक्ष्य इस अवसर का उपयोग 4th ईपॉक ट्रायर में प्रवेश करने के लिए करना था, एक एंजल के स्तर का उपयोग करके दरवाजा खोलना। इसलिए हॉस्टल को मार्केट डिस्ट्रिक्ट के कुछ क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा और पर्यावरणीय समानताएं दिखानी पड़ी। लूमियन ने अनुमान लगाया कि साल डिबाल ब्रीज का अंडरग्राउंड हिस्सा सील के एक कमजोर स्थान से मेल खाता था। अतीत में वहां समस्याएं भी हुई थीं। अलिस्टा ट्यूडर के ऑरा के मार्गदर्शन में कई पुरानी हड्डियां बाहर निकल आई थीं। भ्रष्टाचार लीक हो गया, जिससे 13th एवेन्यू डुमाश प्रभावित हुआ। इससे लूमियन को आश्चर्य हुआ कि क्या मार्केट डिस्ट्रिक्ट में उसका आगमन और ओबर्ज डू कॉक डोर में उसका रुकना उस आकर्षण से संबंधित था जो अंडरग्राउंड क्षेत्र का हंटर्स पर था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के कारण पेंटिंग की दुनिया में साल दे बाल ब्रीज खाली और अंधेरा रहा। इसके आसपास की सड़कें और जो लोग अक्सर पास में दिखाई देते थे, उनके रूप की नकल की गई थी। जब संबंधित रिचुअल सही मायने में शुरू होगा, तो सरफेस का मार्केट डिस्ट्रिक्ट और अंडरग्राउंड मार्केट डिस्ट्रिक्ट संभवतः आपस में बदल जाएंगे। हकीकत एक बनावट बन जाएगी और बनावट हकीकत बन जाएगी, जिससे साल दे बाल ब्रीज से संबंधित सील सामने आ जाएगी या उसकी रूपरेखा दिखने लगेगी, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जब समय आएगा, लूमियन, जो एक एंजल है, 4th ईपॉक ट्रायर का दरवाजा खोल सकता था। माइपो मायर का मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापसी का उद्देश्य उसकी एक्टर क्षमताओं का लाभ उठाना था, जो अलग अलग व्यक्तियों के रूप में काम कर सके।
वह विभिन्न घरों में प्रवेश करता और पिक्सीज को इन सड़कों की बारीकियों को समझने में मदद करता ताकि हॉस्टल की विशाल पेंटिंग को पूरा किया जा सके। उसे चिंता थी कि लूमियन, फ्रैंका और अन्य लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए उसने उनके कमरों से परहेज किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अपने नीचे के रहस्यमय दरवाजे को देखते हुए लूमियन ने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो आजाद नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चुंबक उसे, जो अब एक एंजल है, दरवाजे के पीछे खींच रहा हो, जिससे वो अनचाहे ही अंदर घुसने लगा। आसपास के अंधेरे में स्पिरिचुअल पॉइंट्स की अनगिनत बूंदों के लिए धन्यवाद, खून और जंग से सना वो पुराना दरवाजा नहीं खुला। लूमियन ने महसूस किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉस्टल रिचुअल पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। वो और जेना समय से पहले पेंटिंग की दुनिया में घुस गए थे, जिससे हेरेटिक्स की व्यवस्था में खलल पड़ गया था। अब यदि हॉस्टल रिचुअल को पूरा किया जाना था और सरफेस और अंडरग्राउंड को आपस में बदलना था, तो कम से कम दो मुख्य बिंदु ऐसे थे जिनका मिलान नहीं हो पा रहा था। पहला, सबटरेनियन सील, जिसे केवल ट्रायर को नष्ट करके और यहाँ के अधिकांश लोगों को खत्म करके ही मुक्त किया जा सकता था। अब वास्तविकता और बनावट के बीच बदलाव, एक एंजेलिक स्तर की अस्थायी प्राप्ति और सील में कमजोरी की खोज की स्थिति में था। इस प्रकार आवश्यकता को काफी कम किया जा सकता था। हालांकि आवश्यकता को और कम करने के लिए सरफेस ट्रायर पर अराजकता लाने वाले दंगे की जरूरत होगी। दूसरा, पेंटिंग की दुनिया में दोपहर थी और सूरज ढल रहा था। आसमान अभी भी उज्जवल था, लेकिन वास्तव में यह आधी रात का समय था। चांदनी मध्यम थी और अंधेरा घना था। एवेन्यू du मार्ché मार्केट डिस्ट्रिक्ट। डबल ब्रेस्टेड भूरे रंग के कोट में आंगुलन डे फ्रांसवा ने कागज पर इग्लीस सैं रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान के रहस्य को नोट किया और इसे हिडन ब्लेड द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित घर में रख दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वो समय रहते इसे खोज लेगी। प्यूरिफायर डीकम ने अपने रोबोट को इमरे और वैलेंटाइन की ओर निर्देशित किया, जो साल डिबाल ब्रीज के पास इंतजार कर रहे थे। उसी समय तोपों की गूंज उसके कानों तक पहुंची। सहज रूप से उसने अपना सिर घुमाया और ट्रायर के आसमान को लपटों से रोशन देखा। एक सेना का विद्रोह। एंगुलमे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब डायोसिस के अधिकांश प्यूरिफायर्स को सुबह होने के बाद हड़तालों, मार्च और विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए तैनात किया गया था। अप्रत्याशित रूप से मिलिट्री कैंप में मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बड़े पैमाने पर हड़ताल की खबर जानबूझकर हमें भेजी गई थी ताकि हमारी ताकतों को बिखेरने के लिए मजबूर किया जा सके और थोड़े समय में समस्या को हल करने के लिए जनशक्ति को व्यवस्थित करना हमारे लिए असंभव बना दिया जाए? आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की कोई साजिश? एंगुलेमे को तुरंत संदेह हुआ। क्वार्टियर इरास्ट में सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर से एक उजाड़ इलाका उभर कर आया जो अशांति और अंधेरे में घिर गया था। लेडी मून की आवाज गूंजी, उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी जब उसने मैजिशियन और जस्टिस को संबोधित किया। आपने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस बार हमें कौन पनाह दे रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वाह! बच्चे का रोना बहुत तेज था, जिससे अनंत सुनहरी धूप निकलने लगी। पूरा सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर एक दहकते हुए सूरज में बदल गया, जो तूफानी आंधी को चीरता हुआ और स्पेस को डिस्टॉर्ट करता हुआ निकला। असली ट्रायर में अभी भी सो रहे नागरिक सूरज की रोशनी से अचानक जाग गए। अपार्टमेंट 601 में फ्रांका और एंथनी रीड ने सहज रूप से अचानक चमकीले हुए आसमान की ओर देखा। एक चकाचौंध भरा सुनहरा सूरज आसमान में लटका था, जो पश्चिम की ओर स्थित था।